सो हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाला अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो भी लास्ट टॉपिक है महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। अब क्या होता है, वन बाय वन हम देखेंगे। ग्रीन केमिस्ट्री का मीनिंग यहाँ पे एक्चुअली किससे है कि भाई हैजार्ड नहीं होना चाहिए, आप ऐसे केमिकल बनाओ जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। ओके, ऐसे केमिकल रिएक्शन करो कि जिसमें बाय प्रोडक्ट हार्मफुल ना आए, टॉक्सिक सब्सटेंस एज ए बाय प्रोडक्ट ना आए, उसी का नाम होता है ग्रीन केमिस्ट्री। और नैनो टेक्नोलॉजी का मीनिंग क्या है कि छोटे पार्टिकल, अब जब हम पार्टिकल बड़े रहते तो पार्टिकल को जब हम छोटे कर लेते तो उनका शेप साइज ऐसे हम रीअरेंज करते कि वो वेरियस फील्ड में यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है जनरली नैनो केमिस्ट्री। तो वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले। तो भाई इंट्रोडक्शन की हम बात करें तो केमिस्ट्री हमेशा क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, हमारे डेली टू डेली लाइफ में, अपने लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। ओके, लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, देखो अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू दिस अचीवमेंट आवर हेल्थ एंड ग्लोबल एनवायरमेंट आर अंडर थ्रेट। यानी कि हम कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं जो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है या एनवायरमेंट के लिए क्या है, खराब कर रहा है। यानी कि केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट तो है, पर हम उसके साथ कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है कि एनवायरमेंट को क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। देखो एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, ओके, और मेजर ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम हो रही है 21 सेंचुरी में। ठीक है, और टू मिनिमाइज द प्रॉब्लम, ये भी पूरा प्रॉब्लम को कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, और बहुत सारे जैसे एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं, जैसे आपने केप टाउन में देखा रहेगा, बहुत सारे दूसरे कंट्री में पानी नहीं है। एंड पोल्यूशन वी हैव टू एडॉप्ट द ग्रीन केमिस्ट्री। यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, अगेन जो हैजार्डस केमिकल्स की जो प्रॉब्लम है उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम जनरली क्या यूज कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू यूज दी ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ऑलरेडी, ये मैंने आपको मार्क करके दिए हैं। दिस पॉइंट्स आपको अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर तो मिल ही जाएगा, और सतीश साइंस अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भी मैं भेज दूंगा। ठीक है, समझ गए भाई। देखो यहाँ पे जो ग्रीन केमिस्ट्री थी ना, जो फर्स्ट पॉइंट किया गया है, जो फर्स्ट बताया गया ना, किसने बताया, पाउल टी, क्या पढ़ते उसको, पाउल टी, हाँ पाउल टी एनास्टेसिस। ठीक है, ये बंदा है जो साइंटिस्ट है जिसने ग्रीन केमिस्ट्री का सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है, इंट्रोड्यूस करा है। अब ग्रीन केमिस्ट्री की अगर हम डिफाइन देखें ना कि एक्चुअली ग्रीन केमिस्ट्री है क्या, तो यही क्वेश्चन आता है यहाँ पे। क्वेश्चन भी आप अपने बुक में ऐड कर दीजिए कि क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन केमिस्ट्री एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे आएगा एक क्वेश्चन 3 मार्क का कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है। तो क्वेश्चन यही बनता है कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है भाई। तो ग्रीन केमिस्ट्री इज द यूज ऑफ केमिस्ट्री फॉर द पोल्यूशन प्रिवेंटेशन बाय द environmentally conscious design of chemicals, product and process that reduce the or eliminate the uses of generation of hazard substance। मतलब सिंपल वर्ड में ग्रीन केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री है कि हम क्या करते हैं, ऐसे सब्सटेंस का हम यूज करने वाले या ऐसे सब्सटेंस को हमने बनाया है जो एनवायरमेंट में क्या करेंगे, पोल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे या पोल्यूशन को, हजार्ड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। हजार्डस सब्सटेंस क्या हो जाएगा, उनका एलिमिनेशन हो जाएगा एनवायरमेंट से। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं दैट इज दी ग्रीन केमिस्ट्री। सही है, क्लियर है क्या होता है ग्रीन केमिस्ट्री। सो होप, देखो ये डिफाइंड एग्जाम में आने वाली है फिक्स कि व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री आपको पता रहना चाहिए ग्रीन केमिस्ट्री क्या है। मतलब एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम केमिकल को ऐसे डिजाइन करते हैं कि वो एनवायरमेंट में हैजार्ड्स और पोल्यूशन क्रिएट ना करे। दैट फिनोमिनन इज कॉल्ड द ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम, जस्ट सी हियर। और अगर हम और आगे देखें भाई यहाँ पे, देखो यहाँ पे अब सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रीन केमिस्ट्री। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए हो गया कि ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट है भाई अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या भाई, कि आपको क्या करना होता है, चीजों को ऐसे आप यूज करो कि जो आज बचे है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या रहे। मतलब अगर आपने देखो जैसे पेट्रोल, कोल, डीजल है, आपने उसको अगर एक्सेस अमाउंट में यूज किया तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं रहेगा। तो इसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब प्रेजेंट में जो रिसोर्सेज है वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहने चाहिए, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। ऐसे नहीं कि अभी डीजल मिल रहा, पेट्रोल अभी मिल रहा और हमारे बाद जो बच्चे आएंगे उनको कुछ नहीं है। ठीक है, वो ऐसे रेगिस्तान में पैदा हो गए, कुछ है नहीं, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और उनकी नीड भी क्या हो जाए, उससे फुलफिल हो जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज बीन कंटिन्यू टू इवॉल्व एज दैट प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड रिसोर्सेज। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कर रहा है, जो वर्ल्ड के रिसोर्सेज है उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट करने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहे हैं। सो अगेन आपने बहुत जगह, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है यहीं पे ऐड करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा,
व्हाट डू यू मीन बाय द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड राइट ए वेरियस प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 14 प्रिंसिपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वन बाय वन हम उसके ऊपर भी बात करने वाले। तो इतना समझ गया, सो यू कैन मार्क इट। ओके, सो नेक्स्ट देखो प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। या प्रिंसिपल है या लॉ बोल सकते हैं, प्रिंसिपल है, तो वन बाय वन हम उसके ऊपर क्या करने वाले, बात करने वाले। तो अब देखो प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। तो पहला प्रिंसिपल क्या है, प्रिवेंटेशन ऑफ वेस्ट और द बाय प्रोडक्ट। यानी कि जब आप केमिकल रिएक्शन करो तो उस केमिकल रिएक्शन से आपका बाय प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। अगर आप केमिकल रिएक्शन ऐसे करो कि उससे क्या आए, बाय प्रोडक्ट कम से कम आया, वेस्ट कम से कम जनरेट हो। टू गिव ए प्रायोरिटी फॉर द प्रिवेंटेशन ऑफ द वेस्ट रेदर देन क्लीनिंग अप द और ट्रीटिंग वेस्ट आफ्टर इट हैज बीन क्रिएटेड। हमें क्या करना चाहिए, वेस्ट हो ही ना। हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि वेस्ट कम से कम हो, वेस्ट हो ही ना। ओके, ऐसा नहीं कि वेस्ट हो गया उसको क्लीन कर रहे हो और फिर मिनिमाइज कर रहे हो, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यानी कि क्या करना, प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री पहले क्या है, प्रिवेंटेशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, एलिमिनेट करना है। आ गया तो ठीक है, आप क्लीन करोगे वो नहीं, आने नहीं देना है, ठीक है। ये प्रिंसिपल, ये बात करते हैं। तो इतना यहाँ पे लिखना है। या तो आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, 4 मार्क के लिए याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन वही पॉइंट लिखने जो मैंने ऑलरेडी आपको मार्क करके दिए हो, ठीक है। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो समझ गए यहाँ पे। और एक फुल फॉर्म भी पूछते भाई, ZWT क्या होता है, दैट इज कॉल्ड क्या, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे इसके ऊपर भी एक बार नोट लिखने का पीछे, ZWT जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब क्या होता है कि जब आपकी केमिकल रिएक्शंस हो रहे तो उसमें कोई भी हैजार्डस सब्सटेंस या कोई भी वेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है, कोई भी वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ZWT, दैट इज जीरो 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 जीरो, वेरी गुड मॉर्निंग। देखो जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, हो गया भाई, इतना समझ गया, सबको क्लियर है। ओके, अब इसकी फुल फॉर्म भी पूछिए एक बार, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं यहाँ पे। ये 4 मार्क का है, ऑलमोस्ट 4 मार्क का है। अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आए तो 1 मार्क का एमसीक्यूज भी बनता है, इसलिए इसकी फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। ये मार्क कर लो, यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया था, यू कैन मार्क इट। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, जो सेकंड प्रिंसिपल है, देखो सेकंड प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल क्या भाई, व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, ग्रीन केमिस्ट्री का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रिवेंटेशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए, ठीक है ये। अब सेकंड जो प्रिंसिपल है, एटम इकोनॉमी। अब एटम इकोनॉमी का मतलब क्या है, जब भी आप क्या करो, उसको एलिमेंट को जलाओगे या एलिमेंट की रिएक्शन करोगे, उससे जो हीट प्रोड्यूस होगी ना, वो हीट से भी क्या होना चाहिए, आपका डिस्पोजल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, डिस्पोजल की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप उसको इजीली डिस्पोज कर सकते हो, ऐसा होना चाहिए, ऐसा प्रिंसिपल है। अगर डिस्पोजल का प्रॉब्लम हो रहा है तो मतलब देखो, जैसे आपने देखा नागासाकी हिरोशिमा में देखो, जब बॉम्ब तोड़े गए थे या फोड़े गए थे तो उस टाइम पे क्या होता है, न्यूक्लियर जो रिएक्शंस होती है अभी भी वहां पे लोगों के ऊपर उसका इंपैक्ट दिखता है। तो अगेन एटॉमिक इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। देखो, गुड एटॉमिक इकोनॉमी मींस मोस्ट ऑफ द एटम ऑफ द रिएक्टेंट्स are incorporated in the desired product and only small amount of unwanted product are formed, hence lesser problem of waste disposal। ओके, ये यानी कि जब भी आप जो भी रिएक्टेंट यूज कर रहे हो, आपको पता है ना, केमिकल जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट से क्या बनता है, आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्टेंट को ऐसे सेलेक्ट करो ताकि उसका जो डिस्पोजल हो या उसका जो वेस्ट क्रिएट ना हो, ठीक है। यानी कि क्या होना चाहिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ अनवांटेड बाय प्रोडक्ट आर फॉर्म। इसमें एटॉमिक इकोनॉमी में क्या बोल रहे हैं कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट ऐसे सेलेक्ट करो कि जो आपका बाय प्रोडक्ट बने या प्रोडक्ट जो बने, बाय प्रोडक्ट जो बने, प्रोडक्ट बने, उसमें अनवांटेड सब्सटेंस बहुत ही लेस होने चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं जब मैं आपको बोलता हूं ना कि जब आप रिएक्शन को करो, जैसे अपन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करते तो अपन 5-6 स्टेप में भी बाय प्रोडक्ट निकाल देते। जितना डेरिवेटाइजेशन करोगे, यानी कि 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप, उसको बोलते हैं डेरिवेटाइजेशन। तो जितना ज्यादा डेरिवेटाइजेशन करोगे उतना ज्यादा वेस्ट क्या होगा, जनरेट होगा। अगेन उस वेस्ट को मैनेज करना अगेन क्या हो जाएगा, एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा अपने लिए। समझ गए इतना सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है। मार्क करते चलो, इसलिए आपको मार्क करने की टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की। अगर हम बात करें सो नेक्स्ट प्रिंसिपल आपका है भाई, क्या यहाँ पे देखो, लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस। ऐसे केमिकल बनाओ जो क्या हो, एनवायरमेंट के लिए क्या, लेस हैजार्डस। हैजार्डस मतलब प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो यहाँ पे इसमें भी यही दिया है। ओके, यहाँ पे क्या दिया है, डिजाइन केमिकल रिएक्शन एंड सिंथेसिस रूट शुड बी सेफ एंड पॉसिबल सो दैट द कैन अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट फ्रॉम द केमिकल प्रोसेस। यानी कि केमिकल रिएक्शन ऐसी हो कि उसमें हैजार्डस सब्सटेंस जनरेट ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे DDT देखो, इसको बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म भी आता है DDT, क्या बोलते हैं इसको, डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन।
और इसको क्या करते थे हम जनरली, पहले कीड़े मकोड़े को मारने के लिए क्या किया जाता था, यूज करते थे हम इसको, ठीक है। लेकिन ये क्या होता था, जब बारिश वगैरह आती है ना, बारिश से वजह से पानी के साथ फ्लो करते हैं, और पानी के साथ फ्लो करके क्या हो जाता है, एक्वेटिक में पानी में मिल जाता है। और ये क्या करता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं या एक्वेटिक लाइफ जो होते हैं उसको भी क्या करता है, प्रॉब्लम क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है। समझ गया है। तो इसकी फुल फॉर्म आती है DDT की फुल फॉर्म भी आ सकती है, ध्यान देना। अब हो गए कितने प्रिंसिपल हो गए भाई। और एक देखो घर में भी हम ये BHC, ये देखो इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHCB। पहले देखो घर में गेहूं है, वो पता है गेहूं क्या, तो वीट होता है, वीट में रख के डाल के रखते, उसमें देखो वीट में गुण लग जाते हैं, गुण पता है, गुण वो छोटा छोटा काला काला रहता है, वो छेद कर देता पूरा खा जाता है, तो वो ना खाए, इसलिए अपन गेहूं या वीट, जिसको इंग्लिश में हम वीट बोलते हैं, वीट के अंदर इसको डाल के रखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स। अब ऐसे केमिकल आपको डिजाइन करने जो क्या हो, एनवायरमेंट के लिए क्या हो, सेफर हो, ठीक है। यानी कि टू डेवलप ए प्रोडक्ट दैट आर लेस टॉक्सिक और विच रिक्वायर लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल। यानी कि अगर आप बना भी रहे कि देखो जैसे पोटेशियम साइनाइड बना दो तो टॉक्सिक है ही, पर ऐसे बनाओ कि क्या उसको बनाने के लिए लेस टॉक्सिक मटेरियल लगे। मटेरियल बोलो तो क्या, जब आप केमिकल रिएक्शन करोगे पहले आपको कोई तो रिएक्टेंट से फिर जाके क्या बनता है, प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसमें क्या हो गया, टू डेवलप ए प्रोडक्ट दैट आर लेस टॉक्सिक फॉर विच रिक्वायर्ड लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल। समझ गए। यहाँ पे ये प्रिंसिपल देखो, आपको कभी कभी स्ट्रेट करने को आता है क्योंकि 14 प्रिंसिपल है। कितने प्रिंसिपल है, 14। तो 14 के 14 लिखने को भी आएगा तो 4 मार्क का आ जाते हैं। तो यू हैव टू राइट द प्रिंसिपल। तो अपना क्या हो गया, अभी 4th नंबर का प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम बढ़ते भाई अपना कौन सा नंबर का प्रिंसिपल पे, यस वी विल गो विद द व्हाट, कौन सा नंबर, अब 5th नंबर का प्रिंसिपल देखो भाई, 5th नंबर, ठीक है। 5th नंबर का देखिए, यूज सेपर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। यूज सेपर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरी, यानी कि जो कैटलिस्ट वगैरह तुम जो भी यूज कर रहे होंगे ना, उसको क्या करने का, हमें सेपर यूज करेगा। कुछ ऐसे नहीं करना जो रिएक्शन में या एनवायरमेंट को क्या करे, प्रॉब्लम जनरेट करे या क्रिएट करे। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, यूज सेपर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज, ये प्रिंसिपल है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन मैंने ये बोला जो लोग लेट आए, क्या था कि व्हाट इज ग्रीन केमिस्ट्री, राइट दिस एडवांटेज, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है वो फ्यूचर जनरेशन को भी रहने चाहिए, ठीक है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसी के प्रिंसिपल अभी हमने कर रहे। 5th प्रिंसिपल, यूज सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज, मतलब इसका भी मिनिमाइज द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट and auxiliary substances used as this make up the large percentage of the total waste created। यानी कि जब रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शन करते टाइम कम से कम अमाउंट हो क्या लेना है आपको, सॉल्वेंट या सब्सटेंस लेने। अगर आप कम छोटे छोटे अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सब्सटेंस लेंगे तो क्या होगा कि आपका जो वेस्ट क्रिएट होगा वो वेस्ट भी क्या होगा, कम होगा। अगर एग्जाम्पल देखो, अगर आप घर में मस्त दबा के पूरे कचरा इकट्ठा कर रहे, तो वो जो फल फ्रूट्स रहते, प्याज टमाटर आलू वो सब छिलके निकलते, तो ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा निकलेगा, और कम यूज करोगे तो क्या निकलेगा, कम निकलेगा। तो वही ये प्रिंसिपल बोल रहा है कि यूज सेपर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज, कम से कम यूज करने का, और सेपर चीजें यूज करें। ये सब आपको सिर्फ आना चाहिए वाला, ठीक है, ठीक है, ओके। ऐसे सॉल्वेंट यूज करो जो यूजफुल हो, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओके, वो तो बहुत ही हार्मफुल है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दे देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, CHCl3, ठीक है, बहुत सारे। तो क्या होता है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन का काम भी करते हैं गैसेस, ठीक है। तो ये तक कुछ लिखने जो मैंने मार्क किया उसके बाहर नहीं लिखना है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आते। कुछ नोट्स अगर देखो तुम्हें ऑलरेडी मैंने बना के दे दिए नोट्स, ठीक है, तुम्हें चाहिए मिल जाएगा, मैं ये मेरे मेल पे तो मैं तुम्हें भेज दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। अब डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, अब क्या करने का, डिजाइन करने का किसके लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। यानी कि देखो आप ऐसे देखो, हम क्या करते हैं, जैसे थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते ना, हम क्या करते हैं, एक ऐसे मशीन बनाया जाए जिसको कम से कम इनपुट देके ज्यादा से ज्यादा काम कराया जाए। अब आप भी तो यही चाहते हैं एग्जाम में कि भाई थोड़ा बहुत पढ़े जाए और अच्छे मार्क्स आ जाए, ये तो सबका एम रहता है। तो यहाँ पे भी यही है कि डिजाइन फॉर द एनर्जी एफिशिएंसी, यानी कि ऐसे रिएक्शन करो कि जिसमें एनर्जी का लॉस क्या हो, कम हो। ये प्रिंसिपल यही बोलते हैं। तो क्या बोलता है, इट इज बेटर टू मिनिमाइज द एनर्जी टू कैरिंग आउट द रिएक्शंस एट अ रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जनरली अपनी रिएक्शन के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी ना देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रेशर ना देना पड़े। जैसे अगर देखो, जैसे हमने पॉलीमर किया था, जैसे एक जिकलर नाटा था, उसने एक कैटलिस्ट बना दिया था हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए। तो भाई पहले तो 1000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रहे थे, बाद में क्या 1 से 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में काम बन गया था। यानी कि जनरली क्या होना चाहिए, रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे हो जाए, और जो रूम प्रेशर है, रूम प्रेशर क्या है यहाँ पे 1 atm 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो जाए। अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो या क्या कर रहे हो,
इफ यू आर इंपोजिंग एक्स्ट्रा प्रेशर और इंक्रीजिंग एक्स्ट्रा टेम्परेचर, तो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, समझ गए इतना, सारे के सारा मार्क करना है। चलो ओके, दिस कैन बी अचीव बाय यूजेस ऑफ प्रॉपर कैटलिस्ट एंड यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते, बढ़ा देते। कैटलिस्ट में क्या होते भाई, जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या करते, इंक्रीज करते। विदाउट टेकिंग पार्टिसिपेट इनटू द एक्चुअल रिएक्शन दे इनहांस द रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे आपके पेरेंट्स क्या है, खुद पढ़ाई तो नहीं करते, लेकिन तुम्हें मार मार के पढ़ाई के लायक तो बनाए देते। ठीक है, तो वही है ये, समझ गए यहाँ पे। तो भाई ये इंपॉर्टेंट, इतना ही पॉइंट लिखना है आपको। जस्ट राइट दिस प्रिंसिपल, बिलो दैट यू वांट दिस एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट अब आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट अब देखो, आप नेक्स्ट कौन सा भाई, नेक्स्ट अपना है सेवंथ प्रिंसिपल। सेवंथ प्रिंसिपल में क्या बोला है, यूजेस ऑफ द रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स। रिन्यूएबल मतलब ऐसे फीड स्टॉक, मतलब ऐसे मटेरियल की बात कर रहे हैं जो रीयूज हो सकते हैं। ठीक है, वैसे से आप क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हो। यूज ऑफ द रिन्यूएबल फीड स्टॉक्स, यानी कि जैसे गाय भैंसे खाती है ना, वैसा वाला फीड स्टॉक की ये बात कर रहे हैं। देखो, यूज केमिकल विच आर मेड फ्रॉम द रिन्यूएबल प्लांट बेस्ड। ऐसे केमिकल देखो, हम होली वगैरह खेलते, पता है सबको। एक हम बोलते यार कि ये परमानेंट कलर है, वो नहीं लगाते। हम क्या बोलते, प्लांट से बना है या कुछ नेचुरल कलर है। तो नेचुरल मतलब कहां से, केमिकली सिंथेसाइज नहीं किया गया उसको, नेचुरली मतलब प्लांट वगैरह कुछ उस अलग तरीके से प्लांट वगैरह पत्तियों से बना होगा। तो ऐसे रिन्यूएबल फीड स्टॉक यूज करने हैं जो क्या प्लांट से आते हो। तो अगर वो प्लांट से आ रहा है तो एनवायरमेंट को तो हार्म करेगा नहीं। ठीक है ना, तो क्या करना, यूज केमिकल विच आर मेड फ्रॉम द रिन्यूएबल प्लांट रिसोर्सेज रेदर देन द फॉर एग्जांपल क्रूड ऑयल। यानी कि ऐसे नहीं, क्रूड ऑयल से जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह, वो कलर भी उससे भी आता है बहुत सारे। हम केमिकली कलर भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर केमिकली अगर हम कलर सिंथेसाइज करेंगे तो क्या होगा, अगेन हार्मफुल होगा एनवायरमेंट के लिए, अपने हेल्थ के लिए, एनवायरमेंट के लिए। तो समझ गया, यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक। समझ गया, फीड स्टॉक का मतलब प्लांट वगैरह जो गाय भैंसे खाती है, घास वगैरह, उससे बना लो। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है भाई, अगर आप इससे भी ना डिसएडवांटेज है। अगर आप एक्सेसिव यूज करते हो ना, प्लांट वगैरह काटते, तो क्या होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होगा प्लांट का, होगा तो क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। डिफॉरेस्टेशन मतलब ट्री काटोगे आप बहुत सारे, तो डिफॉरेस्टेशन। लेकिन जब ट्री काटोगे तो अगेन क्या करना चाहिए आपको, ट्री को भी लगाना भी चाहिए, तो उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। ठीक है, जैसे अभी देखो, जैसे इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है अभी 2023 की बात है, तो क्या हो रहा है अभी देखो, बहुत सारे कश्मीर में बैट की डिमांड, क्योंकि कश्मीरी बैट बहुत फेमस होता है, आपको पता रहेगा। ठीक है, कश्मीरी बैट की बहुत डिमांड बढ़ गई। पर क्या है कि जैसे डिमांड तो बढ़ी, डिमांड तो बढ़ गई, ना बढ़ गई डिमांड, लेकिन क्या होगा, उससे ट्री कटेंगे। लेकिन उनको क्या करना चाहिए, ट्री लगाने भी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा ना ट्री का, ट्री कट रहे। और भाई ट्री आज के जमाने में ना, ट्री इंपॉर्टेंट है, आदमी की पॉपुलेशन से ज्यादा मालूम क्या, ट्री इंपॉर्टेंट है। जिस दिन लोग को समझ आए ना, तो देखो बहुत सारी बीमारियां होती है। अगर एनवायरमेंट क्लीन हो तो बीमारियां भी नहीं होती है, समझे। चलो ये समझ गए यहाँ पे इतना इसका ये। ठीक है, ध्यान से देखो, इसके बारे में पूछने वाला हूं जाने से पहले, तो सब लोग अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करते हैं। 8th प्रिंसिपल देखो रिड्यूस, देखो मैंने जस्ट एग्जांपल भी देखे, रिड्यूस डेरिवेटिव्स मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप। मैंने क्या बोला, जब भी मैं बोलता हूं, बहुत सारे लोग जब मैं पेपर चेक करते हो भाई 4-4 स्टेप 5-5 स्टेप में भी रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, दैट इज ऑन पेपर इट इज ओके, पर प्रैक्टिकली क्या होगा, अगर आप ऐसे काम करोगे तो क्या हो जाएगा, लफड़े हो जाएंगे। लफड़े मतलब क्या, अरे भाई इतना वेस्ट जनरेट होगा, हर स्टेप में कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट आ रहा है, कुछ ना कुछ वेस्ट आ रहा है। 4-5 स्टेप करोगे तो कितना वेस्ट जनरेट होगा। इसलिए रिएक्शन जब केमिकल रिएक्शन भी करनी है तो कम से कम 1 या 2 स्टेप में वो आ जाए। तो यहाँ पे यही है, यहाँ पे क्या होता है, देखो क्या, अवॉइड इफ पॉसिबल, बिकॉज देखो जो हमारा अननेसेसरी डेरिवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए हमें, समझते हो। डेरिवेटाइजेशन मतलब एक से ये निकाला, फिर वो निकाला, उससे वो निकाला, उससे वो निकाला, तो अननेसेसरी नहीं करना चाहिए। और इसको मिनिमाइज करना चाहिए हमें, अवॉइड इफ पॉसिबल, बिकॉज सच स्टेप्स रिक्वायर एडिशनल रिएजेंट्स एंड कैन जनरेट वेस्ट। अब मान लो आप एक चीज और चीज निकालोगे तो उसमें कैटलिस्ट लगेगा, अगेन आपकी एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी। करेक्ट, तो एनर्जी का वेस्ट होगा, अगेन एनर्जी का वेस्ट तो हो ही रहा, देन देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ दी, क्या होगा, वेस्ट क्या होगा, जनरेट होगा, देयर विल बी अ जनरेशन ऑफ वेस्ट। समझ गए। तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे एक एग्जांपल भी आपको दे सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन देखो, क्या लिखा है, आती नहीं है, टेंशन मत लेना। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा देखो, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड्स, उसमें क्या डाला मैंने, देखो भाई देखो C6H क्या क्लोरोबेंजीन जैसे डाले, इथ है क्या, मीथ क्लोरोबेंजीन डाल दिया, और क्या प्रोडक्शन ऑफ OH ग्रुप, फिर ये बन गया तुम्हारा, फिर से इसमें नेसेंट ऑक्सीजन डाला, फिर ये बन गया, फिर डी प्रोटेक्शन ऑफ द OH ग्रुप, फिर ये बन गया। तो इतना लंबा रिएक्शन क्या, मतलब एक तरीके से क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, इसका डेरिवेटाइजेशन हो गया।
अगर आप डेरिवेटाइजेशन करोगे तो क्या होगा, अगेन वेस्ट जनरेट होगा, एनर्जी लगेगी, न्यू कैटलिस्ट हमें यूज करने पड़ेंगे, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट जो तुम्हारा प्रिंसिपल भाई, यूज ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट, यूजेस ऑफ कैटलिस्ट ऐसे यूज करो कि जो क्या है रिएक्शन को जल्दी फास्ट करा दे, ठीक है। यूज ऑफ कैटलिस्ट पर वो साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, वो सेफ होना चाहिए एनवायरमेंट को। यूज ऑफ कैटलिस्ट इज द केमिकल रिएक्शन स्पीड अप इट्स रेट। कैटलिस्ट हेल्प द इंक्रीज द सेलेक्टिविटी, मिनिमाइज वेस्ट एंड रिड्यूस द रिएक्शन टाइम एंड एनर्जी डिमांड। अगर हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो क्या हो जाता है बताओ, देखो रिएक्शन फास्ट हो जाती है, टाइम बच जाता है, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये, लेकिन वो क्या करना चाहिए, ऐसे कैटलिस्ट यूज करो कि जो एनवायरमेंट को बिल्कुल भी क्या ना करे, डैमेज ना करे। देयर शुड नॉट बी डैमेज टू दी एनवायरमेंट। जैसे आपको बहुत सारे देखो ये रिएक्शन है, जैसे हाइड्रोजनेशन में हम क्या करते भाई, तुम भर रहे हो, निकल क्या करते हैं, निकल यूज करते, प्लेटिनियम यूज करते कि नहीं करते। देखो मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया कौन सा करते हैं, देखो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, देखो हाई डेंसिटी पॉलीमर जिक्लरनाटा, ठीक है, ये तुम भर सकते हो, ये तो तुम्हारा ही है। मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, ठीक है ना, वेलेडियम पेंटॉक्साइड यूज करते कि नहीं करते, अब ये भर लेना, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट देखो, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है कभी भी खाना प्लास्टिक में नहीं रखना चाहिए खाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे करते हैं, हम भी करता, मैं भी करता हूँ, हम क्या करते पॉलीथीन की बैग में खाने को बांध देते, खाते फिर, पर उस पॉलीथीन से क्या होता है ना, खाने में क्या घुल जाता है, क्या पैथेलेट्स लीच इनटू द फूड, वो फूड में चला जाता है और थ्रू पैकिंग। सो यू शुड अवॉइड माइक्रोवेविंग ऑफ फूड और ड्रिंकिंग ए प्लास्टिक्स एंड नॉट यूज प्लास्टिक। प्लास्टिक के साथ आपको खाना ऐसे वाप नहीं करना चाहिए, बांधना चाहिए, ठीक है, उससे क्या होता है, खराब होता है, ठीक है, और उससे आपको कैंसर कॉजिंग एजेंट भी आपके फूड में आ सकते हैं, ठीक है ना। अभी ठीक है, अपन फूड को बहुत देखो एल्यूमिनियम पे शॉर्ट टाइम के लिए ठीक है, आधे घंटे 2 घंटे के लिए आप कर रहे हैं एल्यूमिनियम फॉल पे, ठीक है, लेकिन लंबे टाइम पे भी नहीं हो चाहिए, फिर बॉडी में क्या होगा, एल्यूमिनियम इंटेक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बहुत सारे ऐसे रहता है ना भाई, कुछ ना कुछ जाते ही जाता है बॉडी में, ऐसे नहीं जाते, बहुत सारे ऐसे रहते, गांव में ऐसे बोलते हैं कि जिसको आयरन की कमी हो गई तो इस आयरन के तसेला रहता, तसेला समझते हो, तसेला, कढ़ाई समझते हो ना, तक घर पे या कढ़ाई में खाना खा लो तो आयरन कंटेंट बढ़ जाते हैं, मतलब वो बोलने की बात भी सही है, कभी थोड़ा तो जाएगा ही ना अंदर, ठीक है। तो किसी भी अगर तुम कोई भी ऐसे बर्तन देखो, बहुत सारे लोग हम प्लास्टिक का आजकल बहुत यूज करते हैं, भाई प्लास्टिक का नहीं करना चाहिए। उल्टा देखो साउथ इंडिया साइड में देखो क्या, वो केले के पत्ते में खाना खाते, वो मच बेटर है ना भाई, वो वेस्ट भी नहीं होता है। आपने देखा शादी ब्याह में क्या रहता है, वो पूड़े उड़े मिलते ना प्लास्टिक के, लेकिन वो तो बहुत ही खराब है, वो डिग्रेडेड भी नहीं होता एनवायरमेंट में, और क्या करते हैं वो पोल्यूशन क्या करते जनरेट करते। उल्टा हमने पहले आपने देखा रहेगा, पहले पत्ते के बनते, वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ, पत्ते के बनते, पत्ते की कटोरी रहती है, बस उसमें क्या करो, खाना खाओ फेंक दो, वो डिग्रेडेड हो भी जाएगा, लेकिन प्लास्टिक का डिग्रेडेड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे प्लास्टिक की चीजों में नहीं खाना चाहिए, ठीक है, अवॉइड करना चाहिए किसी भी चीज का, फूड का पैकिंग प्लास्टिक में नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब ना ये एक यहाँ पे प्रोसीजर दिया है, बाद में करते, पहले 10वां देखो। 10th प्रिंसिपल क्या बोलता है भाई, जरा ध्यान दो। व्हाट इज द 10th प्रिंसिपल, दैट इज डिजाइनिंग फॉर डिग्रेडेशन। ओके, डिजाइनिंग फॉर डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, ensure that both chemical and their degradation product are not toxic and bioaccumulative or environmentally persistent। यानी कि हम ऐसे सब्सटेंस बनाए जो एनवायरमेंट में जाए तो क्या हो जाए, डिग्रेडेड हो जाए। जैसे मतलब अभी दिया था कि भाई आप पत्ते की कटोरी बना लो, केले के पत्ते में खाना खा लो, तो वो डिग्रेडेड हो जाएगा, वो टॉक्सिक भी नहीं होना चाहिए, और बायो एक्यूमुलेट मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि मान लो एक वेस्ट, मान लो वेस्ट पानी में गया, देखो कैसे होता है, जैसे अपने ये क्या, अगर कोई भी वेस्ट लो, अगर कोई एनिमल के पेट में गया, जैसे अपन बोलो मिनीमाटा कन्वेंशन जो जापान में हुआ था, उसमें क्या था कि मच्छी के पेट में क्या चला गया, ये मर्क्यूरी चला गया, मर्क्यूरी, फिर मर्क्यूरी उसके बाद क्या आ जाता है, आदमी के उसमें चला गया, फिर एक आदमी से दूसरे आदमी में, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी में, तो वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वो एक्यूमुलेशन हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। एक्यूमुलेशन मतलब जैसे हम कहते हैं ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते, तो वैसे उसका एक्यूमुलेट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप ऐसा वेस्ट मतलब ऐसा प्रोडक्ट बनाइए, वेस्ट तो नहीं, जो एनवायरमेंट में लंबे समय तक ना हो, परसिस्टेंट मतलब लंबे समय तक नहीं रहना चाहिए। जैसे अंडे के छिलके तो कितने देर तक रहते हैं, लेकिन आलू तुम रखो 2-4 दिन में वो बास मार के सड़ भी जाएगा, वो अच्छा है, बेटर है, क्योंकि ज्यादा देर तक नहीं रहता। अंडे के छिलके, प्याज के छिलके जल्दी क्या होते, डिग्रेडेड नहीं होते, समझे, समझ गए। चलो अब यहाँ पे ना तुम्हें ये भी दिया कि कैसे हम ये रीयूज कर सकते। देखो भाई क्या यहाँ पे दिया है, ठीक है, कैसे हम इसको रीयूज कर सकते। नंबर 1 देखो क्या, पीईटी देखो, पॉलीइथिलीन टेट्रा टेरिपैथेलेट, ठीक है, इसका कैसे रीयूज कर रहे हैं यहाँ पे दिया है, ये आप देख सकते हो। वैसे रिसाइकल टू मेक, इसको रिसाइकल कर सकते हैं।
जैसे दूसरा दिया मिसलिनियस अदर मैटर को रिसाइकल। देखो अपना जो टेक्निक होता है ना क्या करने का, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, ये टेक्निक यूज करके हमें क्या करना चाहिए, वेस्ट को क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मिनिमाइज करें। रीयूज का मतलब क्या है, मान लो कोई ऐसा चीज है जिसको आप दोबारा यूज कर सकते हो, जैसे प्लास्टिक की बोतल है, उस प्लास्टिक की बोतल को अगर आपने कलेक्ट किया, देखो बहुत सारे लोग देखो रोड पे कलेक्ट करते उसको, देखो पढ़े लिखे लोग फेंकते और अनपढ़ लोग क्या करते, कलेक्ट करते, देखो कितना फर्क है। और वो क्या करते फिर उसको फैक्ट्री वगैरह में डालते, उसको रिसाइकल करके कुछ और बना लेते। बहुत सारे लोग देखो बॉटल वॉटल रहती है जो वो वेस्ट है तो उससे अच्छे सजावट के आर्टिकल्स बना देते, बहुत सारे आपने देखा रहेगा। जो ऐसे प्लास्टिक फेंक देते बहुत सारे, उसको वॉल पे चिपका के, अच्छा ना वो तो रीयूज कर रहा, अच्छा हुआ तो वो यूज करना चाहिए। रीयूज करोगे कॉन्सेप्ट तो क्या आएगा, ऑटोमेटिकली वेस्ट। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप क्या आने वाला क्या, फ्यूचर जनरेशन में पानी का प्रॉब्लम और वेस्ट को कैसे रिड्यूस करे, तो इसमें बहुत करियर की बहुत अपॉर्चुनिटी होगी कि वेस्ट कैसे मिनिमाइज कर सकते। बहुत सारे लोग करते, अब वेस्ट से तो बहुत सारे लोग क्या करते, वेस्ट से ये इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है। एक राजस्थान में एक अंकल थे बहुत बूढ़े, लास्ट टाइम भी बात करेंगे, उनका एक फेसबुक पे वीडियो आया था बहुत सही। वो क्या करते, पूरे जो उनका भैंसे गाय वाय सब रहते ना, काउ डक वगैरह, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते, उधर से उनका खेत वेत है सब लार्ज स्केल पे, पानी वानी निकालते, वो चलाते हैंड पंप वगैरह सब, और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है उसको वो क्या करते हैं, अपने घर में गैस वैस निकलती है उसको खाना बनाने के लिए यूज करते। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते, इतना समझ गया, ये बस यहाँ पे यही है। तो अब नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। देखो दिस इज अ चार्ट टू सॉर्ट द प्लास्टिक मटेरियल इन द डेली लाइफ। प्लास्टिक मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। देखो नेक्स्ट जो 11th प्रिंसिपल है क्या भाई, रियल टाइम एनालिसिस पोल्यूशन प्रिवेंटेशन। अभी ये देखो दिल्ली में ये सिस्टम बिठाया था कि मतलब अभी आप 8 बजे है, अभी 10 बजे है, तो इस टाइम पे पोल्यूशन कितना है। ठीक है, अब आपने देखा रहेगा कि अभी पोल्यूशन मुंबई में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, दिल्ली के कंपेरिजन में मुंबई में पीपीएम, तो पीपीएम मतलब जो सस्पेंडेड पार्टिकल रहते हैं ना एयर में, उसका कंटेंट बढ़ गया है यहाँ पे। ठीक है, तो उससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, रियल टाइम एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रायर टू दी फॉर्मेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस। हम क्या करते हैं यहाँ पे, ट्राई करते हैं कि कोई भी हजार्ड सब्सटेंस बनने से पहले हम उसकी इंफॉर्मेशन क्या कर ले, गैदर कर ले, कलेक्ट कर ले। प्रायर का मीनिंग क्या, पहले। ठीक है, समझ गया, क्लियर है पॉइंट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या भाई, सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंटेशन। अभी मान लो अगर आपने केमिकल हाथ में डाल दिया, जल गए, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ये प्रिंसिपल ये बता, यानी कि हमें क्या करना पड़ता है कि ऐसे केमिकल को प्रॉपर तरीके से यूज करना पड़ता, सो दैट हम क्या करें, रिस्क को अवॉइड कर पाए, या सेफ तरीके उसको सेफर एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द एक्सीडेंट। जैसे हम स्कूल में देखो, कॉलेज में देखो, टीचर अगर तुम्हें बोलते ना कि कॉन्सेंट्रेट HCl है, तो कभी भी वो गलती से हमें कॉन्सेंट्रेट नहीं देते, उन्हें पता रहता बच्चे कितना बिगड़े। ठीक है, एक बार कोई ब्यूरेट या पीपेट रहता, पीपेट शक करा मुंह में चला गया, तो कॉन्सेंट्रेट तो गया ना, उसकी आंत वांत सब गल जाएगी अंदर ही। तो क्या रहता है, थोड़ा बहुत पानी में, बस तुम्हें समझ आना चाहिए कि प्रोसीजर क्या है। अगर एकदम कॉन्सेंट्रेट यूज करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि ठीक है, जो लोग कर रहे, जो ये है जिनको सब कुछ अच्छे से, लैब असिस्टेंट है या जो डॉक्टर वगैरह जो मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है, जो ये मेडिसिन बेचते जो बनाते हैं, उन लोगों को तो वो यूज करना ही पड़ता है वैसे, और वो प्रॉपर यूज करते हैं उसको प्रॉपर तरीके। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, सेफ्टी मेजर लेना पड़ता है यूज करने के लिए। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका 12th प्रिंसिपल। 12th प्रिंसिपल के बाद देखो आप यहाँ पे 12, अभी इसके बाद 12 ही है। ठीक है भाई, 12 ठीक है, 12 है तो अच्छी बात है भाई। ठीक है, नेक्स्ट तो अच्छी बात है, 12 ही है। ठीक है, 12 तुम्हें दे दिए। इसके बाद देखो, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या भाई यहाँ पे, द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। अब ग्रीन केमिस्ट्री का रोल क्या होता है भाई, यस। अब देखो अर्थ ना, अर्थ की कैपेसिटी क्या है ना भाई, अर्थ में जितने भी हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं ना, अर्थ खुद की ऑन कैपेसिटी नहीं है उसकी कि ये पूरे वेस्ट को वो क्या कर दे, इलिमिनेट कर दे। तो अर्थ धीरे धीरे क्या हो रही, खराब हो रही है। तो यहाँ पे यही है, अर्थ डज नॉट हैव ए नेचुरल कैपेसिटी टू डीलिंग विद द मच ऑफ द वेस्ट एंड पोल्यूशन। अगर हम बहुत सारा पोल्यूशन अगर कर रहे हैं तो अर्थ की कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद ना खुद इसको ये कर दे, क्लीनिंग कर दे। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। और क्या होता है ग्रीन केमिस्ट्री का रोल क्या भाई, प्रमोट इनोवेटिव केमिकल्स। ऐसे केमिकल्स बनाओ जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, ओके, और कोई हैजार्ड ना हो, टॉक्सिक ना हो। ठीक है, ओजोन लेयर को डिप्लीट ना करे, और ऐसे केमिकल को एलिमिनेट करो जो हैजार्ड्स हो। ठीक है, ये वाला ये ग्रीन केमिस्ट्री का एम है। अगेन ग्रीन केमिस्ट्री का दूसरा एम क्या भाई, प्रिवेंट करना क्या, पोल्यूशन को। ग्रीन केमिस्ट्री का दूसरा एम क्या है, क्या करना, प्रिवेंट करना क्या, पोल्यूशन को। ठीक है, पोल्यूशन समझते ना, जो धुआं हुआ हो रहा, जो कचरा हो रहा, कचरा भी किस में आ जाता है आपका, कचरे से भी तो गैस वैस निकलेगी भाई बाहर। ठीक है, समझ गए। तो ये सारे के सारे जो काम करती है वो कौन करते हैं बोलो, यस, इट इज डन बाय दी
ग्रीन केमिस्ट्री। अगेन देखो, और जो यहां पे देखो, अब जो नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है देखो, ओके, जो सारे के सारे जो नेगेटिव इंपैक्ट क्या रहे, और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, यानी कि जो भी चीज हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और उसके जो भी प्रोसेस है, वो उसके जो भी नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, उसको क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। जैसे फैक्ट्रिया वैक्ट्रिया लग गया तो धुआं वहां बाहर आएगा, तो धुआं को मिनिमाइज करना, तो क्या करना है यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा, सिंपल से अंडरलाइन करो, नेगेटिव एनवायरमेंट जो इफेक्ट्स है उसको क्या करना, बचाना अर्थ को, या मिनिमाइज करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्रीन केमिस्ट्री अगेन क्या करती भाई, सेफ गार्ड करती है। अगर पोल्यूशन को अगर कम कर रही है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ओजोन भी आपकी क्या हो जाएगी, ठीक ठाक रहेगी। अगर मान लो ओजोन डिप्लीट होती है तो उससे क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रे क्या आती है, नीचे पहुंच जाती है अर्थ पे, और उससे क्या होता है भाई, स्किन कैंसर की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अगर मान लो ओजोन नहीं रहे ना तो कोई नहीं बचेगा यहाँ पे, एनिमल, प्लांट, ह्यूमन बीइंग, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट जो रे आएगी वो खतरनाक रहती है। तो ओजोन क्या कर देता है, और जो उसमें अल्ट्रावायलेट रे उसको एब्सॉर्ब कर लेता है, और यहाँ पे अच्छी वाली सन रेज आती है जो हार्मफुल नहीं होती है। ठीक है, और क्या करता है ये, और ग्रीन केमिस्ट्री क्या करती है भाई, जो इसमें क्या करता है, ग्रीन हाउस गैसेस को क्या करती है, रिड्यूस करती है, और या उसके इफेक्ट को क्या करती है, मिनिमाइज करते हैं। ग्रीन हाउस मतलब क्या होता है कि मान लो एक कमरा है, ये कमरे में देखो अभी हीट तो यहाँ पे जनरेट हो गई, ये गैस अंदर ही रहेगी, अब ये गैस बाहर नहीं जा सकती। तो वैसे एनवायरमेंट में भी होता है कि ऊपर से सनरे आती है, गैसेस आती है, वो गैसेस क्या हो जाती है, देखो यहाँ पे तो मैं समझाता हूँ जरा क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग का। ठीक है, जरा ध्यान दो। ठीक है, अब कैसा रहता है जरा ध्यान दीजिए। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए। आप सपोज ये अपना सरफेस है, ठीक है, अब रे तो अंदर आ गई, गरम हवाएं तो अंदर आ गई, लेकिन ये हवा क्या होती है, गरम, ये अंदर आ गई, मतलब अर्थ सरफेस के अंदर आ गई। अब ये यहां से बाहर नहीं जा पाती, देखो अंदर तो आ गई, अब ये क्या बाहर नहीं जाएगा, अब ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगी। ट्रैप होने से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर आपका ट्रेमेंडसली क्या हो जाएगा, खतरनाक तरीके से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग हो, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है भाई, टेम्परेचर बढ़ता है, ये तो सिंपल बात है। उसके बाद सी लेवल बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि आइस क्या होता है, मेल्टिंग होती है। और आप बोलेंगे होने तो अच्छा है, पानी बढ़ जाएगा, नहीं भाई, जो सिटीज समंदर किनारे हैं, जैसे मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, साउथ अमेरिका के जो बहुत सारे, जैसे ये है ना आपको वेस्ट इंडीज, जो सर वेस्ट इंडीज मतलब कोई कंट्री नहीं है, वेस्ट इंडीज मतलब आइलैंड से मिलके वेस्ट इंडीज। ठीक है, ये सारे पानी के नजदीक है, सब उसमें बह तो क्या जाएंगे, समर्ज हो जाएंगे। समझ गए क्या, समझ गया, हाँ या ना। ठीक है, होप इट इज क्लियर। तो चलो भाई अब नेक्स्ट आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन टू नैनो केमिस्ट्री। अब क्वेश्चन क्या था, 3 ही क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे गिन के। क्या पहला कि व्हाट इज अ ग्रीन केमिस्ट्री, डिफाइन करो, एडवांटेज करो, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, और क्या था व्हाट आर द वेरियस प्रिंसिपल, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। भाई ये जस्ट लाइक ज्योग्राफी जैसे चैप्टर, ज्योग्राफी हिस्ट्री जैसे होता है ना, वैसे ही है। अब इंट्रोडक्शन टू द नैनो केमिस्ट्री। अब नैनो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखो। अब नैनो केमिस्ट्री पहले समझो, नैनो केमिस्ट्री में क्या, पार्टिकल को देखो, अभी हम क्या अपने नेकेड आई से भी वो पार्टिकल को नहीं देख सकते, पार्टिकल को शेप साइज को हम बहुत छोटा कर देते हैं, और फिर उसका क्या होता है, अलग ही इंपैक्ट होता है। उसी टेक्नोलॉजी का हम क्या बोलते हैं, नैनो केमिस्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, टेक्नोलॉजी प्ले ए बिग पार्ट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी मटेरियल्स। अब ये जो टेक्नोलॉजी का जो रोल है, ये नैनो केमिस्ट्री का, देखो अपन सीडी डीवीडी बनाते हैं ना, उसके अंदर कुछ तो रहता होगा, हमको दिखता है क्या बार, वो सिर्फ चमकते भाई, उसके अंदर कुछ तो डाला रहता है, तभी तो सीडी में चलता है, उतने सारे पिक्चर वगैरह हमें सब दिखती है। ठीक है, लेजर हो गया, डीवीडी हो गया, सीडी प्लेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम विच कंटेन ए नैनो साइज कंपोनेंट। उसके अंदर छोटे छोटे नैनो साइज क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। नैनो साइज का मतलब क्या, बहुत ही छोटा, नैनो बोले तो बहुत ही कम होता है, 10⁻⁹ 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, तो बहुत ही छोटा। आंख से तो क्या दिखेगा भी नहीं, माइक्रोस्कोप भी बहुत बड़ा वाला चाहिए तब दिखेगा। ओके, बैक्टीरिया से भी छोटे हो सकते हैं ये। ठीक है, यानी कि जो नैनो पार्टिकल्स है ना हमारे बॉडी में, आरबीसीज है, डब्ल्यू रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल है, ये सारे के सारे क्या अपने नैनो पार्टिकल है। जैसे डीएनए के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, जो ये सब रहते हैं, ये सारे के सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या है, दीज आर व्हाट, नैनो पार्टिकल ही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते देखो, वी कैन नॉट, उनको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, बोल जाए दीज आर नोन एज दी नैनो मटेरियल, द पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आईज। अरे मतलब आंखों से नहीं देख सकता, अभी नेकेड मतलब यही है, नेक मतलब क्या, आंखें को नंगा करना, आंखों को, आंखें नंगी है पहले से। ठीक है, समझ गए तब।
नेक्स्ट, व्हाट इज नैनो साइंस? तो ये क्वेश्चन है, डिफाइन दी नैनो साइंस या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी, ये भी आ सकता है नैनो साइंस। तो अब ये क्वेश्चन आएगा, नैनो साइंस क्या होती है, जरा ध्यान से देखो। नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ फिनोमिनॉन एंड, ये क्या होता है, पहले मैं सिंपल से समझाता फिर पढ़ देता हूँ। यानी कि हम यहाँ पे पार्टिकल को ऐसे रीअरेंज करते, छोटा छोटा शेप और साइज को, उसको क्या करते हम एडजस्ट करते, सो दैट उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाती है। मान लो एक पार्टिकल बड़ा है और एक पार्टिकल छोटा है, तो दोनों की दोनों प्रॉपर्टी क्या होगी, अलग होगी। अब आपको पता है ना, छोटा पार्टिकल रिएक्ट बहुत फास्ट कर लेता है, क्योंकि उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, क्या होता है सरफेस एरिया छोटे पार्टिकल का, बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, फिर भी अगर छोटे, मान लो इतना बड़ा पत्थर था, इतना बड़ा पत्थर, मैंने क्या किया, एक ऐसे रखा, केमिकल में डाला और इतना बड़े पत्थर के कट बुट्टी बुट्टी कर दी, उसकी बारीक चूरा बना दिया। कौन फास्ट ये करेगा, छोटा वाला, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया है, वॉल्यूम तो उतना ही है, पत्थर इतना था अभी भी उतना ही है, पर बारीक बारीक हो गया। तो यही कॉन्सेप्ट जो हम यूज करते हैं, उसके पीछे यूज करते हम क्या, नैनो साइंस के पीछे। तो यहां पर भी हम पार्टिकल को कर देते, छोटा छोटा कर देते, सो दैट वो अपनी प्रॉपर्टी जो उसके नेचुरल होते हैं ना, बिगर साइज से छोटे साइज के पार्टिकल की प्रॉपर्टी कंप्लीटली क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ठीक है, तो यही है, देखो, नैनो साइंस इज द स्टडी ऑफ द फिनोमिनॉन एंड ओके मैनिपुलेशन ऑफ मटेरियल एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर एंड माइक्रोमोलिकुलर स्केल वेयर द प्रॉपर्टी डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज एट द लार्ज स्केल। यानी कि जो पार्टिकल है वो लार्ज स्केल पर अलग तरीके से बिहेव करेगा, और जब हम उस पार्टिकल को छोटा छोटा साइज कर देंगे तो उस टाइम पे वो अपनी प्रॉपर्टी क्या करेगा, अलग तरीके से क्या करेगा, शो करेगा। उसी को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड दी नैनो साइंस। इतना लिखना है, मार्क करो, आएगा डिफाइन नैनो साइंस। सबसे सिंपल चैप्टर है, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं वैसे ही है, पर इतना बेस्ट वे से आपको किधर भी नहीं मिलेगा। देखो अब यहाँ पे देखो दिखाएगा, देखो 0.1 कैसे वाटर ड्रॉपलेट 1 दिखाए, ग्लूकोज, एंटीबॉडीज, उसके बाद देखो वायरसेस, देखो वायरस का साइज भी कितना होता है, 100 क्या है, नैनोमीटर। उसके बाद देखो ये बैक्टीरिया, फिर उसके बाद क्या, कैंसर सेल, ये सारे के सारे नैनो पार्टिकल्स है। उसके बाद दिख रहा है क्या, ये उसके बाद देखो जो टेनिस बॉल, इसमें टेनिस बॉल में क्या रहते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल को मिला के उसको बना दो। ये कौन सी स्केल है, दीज आर दी नैनो स्केल। नैनो स्केल पे पार्टिकल का क्या किया जाता है, रीअरेंजमेंट किया जाता है। The particles are restructured, reshaped on the nano scale, and this technology is called nanotechnology or it is called the nano science. समझे क्या? अरे बड़े पार्टिकल की अलग प्रॉपर्टी होगी, छोटे पार्टिकल की अलग होगी, उसी को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड दी, क्या बोलते हैं इसको, यस, नैनो साइंस या नैनो टेक्नोलॉजी। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे देखो मैंने बोला ना अंदर रेड ब्लड सेल हो गए, ये भी नैनो पार्टिकल्स है, दिख रहा है बॉडी में। उसके बाद देखो सब दिया आपको कि भाई देखो 10⁻² मीटर बोलते हो, ये आप देख सकते हो, 10⁻4 मीटर, 0.1 सब साइज है। ह्यूमंस के हेयर वगैरह छोटे छोटे बाल, वो भी क्या है आपके इसी के अंदर है। उसके बाद देखो भाई जो डीएनए का है, डीएनए अपना आरएनए, डीएनए जर्नल देखो, ओके, इसके जो देखो 2 से लेकर 12 क्या तो नैनोमीटर डायमीटर होता है। नैनोमीटर बोलते बहुत ही कम हो गया भाई, 2 डिवाइड भाई क्या कर दो, 1 के पीछे 9 0, अरे 10⁻⁹ नैनोमीटर, बहुत ही छोटा इतने। तो ये सारे के सारे तुम्हारे क्या देखो, अगेन यहाँ पे देखो कार्बन नैनो ट्यूब, जिसमें भी जो ये पार्टिकल होते हैं कार्बन नैनो ट्यूब बोलते हैं ना, तो उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल आपस में रीअरेंज होते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ पे, क्योंकि सारे के सारे एग्जांपल दिए, देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में भी तुम्हें बता दिए। अब देखो नेक्स्ट, स्केल ऑफ दी नैनो पार्टिकल्स, यानी कि नैनो पार्टिकल पे देखो, पहले सबसे पहले क्या स्केल के बारे में पूछ रहे, सबसे पहले देखो आपको क्या ये स्केल अगर पॉसिबल हो तो याद कर सकते, नहीं पॉसिबल हो तो दैट इज ओके, ठीक है, ट्राई कर सकते अगर हुआ तो। नेक्स्ट देखो, हाउ डू वी डिफाइन नैनो टेक्नोलॉजी। अब नैनो टेक्नोलॉजी हम कैसे डिफाइन करते हैं, जरा ध्यान दो, कैसे डिफाइन करेंगे। देखो नैनो टेक्नोलॉजी इज द डिजाइनिंग, देखो अब नैनो टेक्नोलॉजी को कैसे, देखो मैं तुम्हें सिर्फ बोल देता हूं क्या करता है, यहाँ पे साइज शेप को स्ट्रक्चर को चेंज करते, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। वही क्या है जब हमने पढ़ा, वही क्या है आपका, दैट इज कॉल्ड द नैनो टेक्नोलॉजी। देखो नैनो टेक्नोलॉजी इज द डिजाइन, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ ए स्ट्रक्चर डिवाइस एंड सिस्टम बाय कंट्रोलिंग शेप एंड साइज एट द नैनोमीटर स्केल। यानी कि जो भी स्ट्रक्चर रहेगा, जो भी पार्टिकल रहेंगे, उनको इस तरीके से प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, उनका साइज शेप को क्या करना है, कंट्रोल करना है। किस लेवल पे, नैनो स्केल पे। अगर आपको कुछ डिजायर प्रॉपर्टी चाहिए तो इसके बीच में आपको साइज क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। जैसे हमने पीछे एग्जांपल दिया भाई रेड ब्लड सेल का, डीएनए पार्टिकल का, ठीक है ना, समझ गए, आया ना, इतना समझ गया। ये इंपॉर्टेंट है, डिफाइन, स्टार इट, ओके, ये इंपॉर्टेंट, ये आएगा 4 मार्क का, सिर्फ ये भी आ सकते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नैनो टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखो, व्हाई नैनो, देखो नैनो क्यों,
ठीक है, नैनो का मीनिंग क्या, तो बहुत छोटा। कन्वेंशनली तो नैनोमीटर स्केल इज डिफाइंड एज 1 से लेके कितना करते हैं 100 नैनोमीटर तक। और 1 नैनोमीटर क्या होता है भाई, सबको पता, 10⁻⁹ मीटर होता है, मतलब ये बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है ना। यानी कि देखो 1 नैनोमीटर इज 1 बिलियंथ ऑफ ए मीटर, या सिर्फ मीनिंग यही हो गया, बहुत ही छोटा होता है। और जो देखो अराउंड अस आर बल्की मटेरियल दैट पजेस ए माइक्रोस्कोप और फिजिकल प्रॉपर्टी, जो हमारे आजू बाजू में ऐसे मटेरियल देखो हमें अभी भी दिखने रहे। देखो आपको देखो जब जब लाइट आती है कभी कभी तो उसके स्कैटर होके छोटे छोटे पार्टिकल अपने सराउंडिंग, इसमें भी तो कितने नैनो पार्टिकल्स होंगे, हमें पता चल रहा है क्या, नहीं ना। तो हाँ, जिन लोगों ने चश्मा लगाया उनको दिख रहे, अरे भाई हमको नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं तो मैं ऐसे दिख रहा हूँ, दिख रहे नैनो पार्टिकल, नहीं दिख रहे, करेक्ट ना। तो हमारे सराउंडिंग में भी बहुत ही छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। अभी देखो जैसे बहुत सारे एग्जांपल देते हैं, देखो नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल में बी लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, अच्छा ओके सॉरी, हाँ ये नीचे आ गया, मैं ऊपर चला गया यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है यहाँ पे देखो दूसरे पेज, अच्छा सीधा फ्लो में नीचे चला गया, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे देखो मटेरियल सिंथेसाइज एट नैनो स्केल पजेक यूनिक ऑप्टिकल, स्ट्रक्चरल, थर्मल, कैटालिटिक, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। अगर उनको हमने पर्टिकुलर नैनो स्केल पे अगर मैन्युफैक्चर कर दिया, मतलब उनका साइज और शेप फिक्स कर दिया, तो एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टी क्या करेंगे, शो करेंगे। जैसे क्या होगा, वो मे बी कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो कर सकते, थर्मल प्रॉपर्टी शो कर सकते, क्या कर सकते, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर सकते, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या कर सकते, शो कर सकते। दे कैन शो दी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक्स प्रॉपर्टी, कौन शो कर सकते हैं, नैनो पार्टिकल। पर उनको क्या करना पड़ेगा, स्केल्ड करना पड़ेगा, नैनो स्केल पे उनको क्या करना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करना पड़ेगा, शेप को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी चेंज एज ए फंक्शन ऑफ साइज। अब भाई ये याद रखना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये देखो ये जरा ध्यान दो, ये क्या लिखा, ये बहुत अच्छा वर्ड है, देखो प्रॉपर्टी जो है ना, प्रॉपर्टी यानी कि देखो दिस प्रॉपर्टी चेंज एज ए फंक्शन ऑफ दिस साइज आर वेरी। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी किसका फंक्शन है, प्रॉपर्टी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, साइज। मैथमेटिकली बोले तो प्रॉपर्टी इज अ फंक्शन ऑफ साइज, यानी कि प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड है, एक तरीके से साइज ऑफ द पार्टिकल्स। यानी कि जैसे आप साइज को वेरी करेंगे वैसे आपकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बोलो प्रॉपर्टी भी आपकी वैसे क्या हो जाएगी, वेरी हो जाएगी, ठीक है ना। समझ गए, ये इंपॉर्टेंट है, होप इट इज क्लियर, समझ गए। ये तीनों की पॉइंट वाइज देखो, और जब भी एग्जाम लिखना ना इट हैज टू बी रिटन पॉइंट वाइज, इसलिए मार्क किया मैंने पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ऐसे पैराग्राफ वाइज नहीं लिखने हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है। यू आर ए साइंस स्टूडेंट नॉट ए कॉमर्स और आर्ट स्टूडेंट, है ना, आपको पॉइंट वाइज लिखना 1, 2, 3। चलो अब बड़े आगे, नेक्स्ट देखो व्हाट इज नैनो मटेरियल। अब क्या है, नैनो मटेरियल क्या होते हैं, व्हाट इज द नैनो मटेरियल। तो अब हम पढ़ लेते हैं नैनो मटेरियल। देखो मटेरियल हैविंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विद एटलीस्ट 1 डायमेंशन इन द नैनोमीटर स्केल, दैट इज 1 to 100 नैनोमीटर। अभी ये नैनो मटेरियल किसको बोलते हैं, अगर मान लो एक मटेरियल जिसका एक डायमेंशन क्या है नैनोमीटर स्केल में, देखो अगर ये मैं स्केल की बात करूं, इसकी लेंथ तो ज्यादा है, विड्थ भी ज्यादा, पर थिकनेस क्या बहुत ही कम है। थिकनेस को मैं इसकी तो कम कर दूं, बारीक देखो वायर देखो यहाँ पे धागा जैसे, अरे वो फाइबर में भी वायर आते, देखो वो नेट के वायर कितने बारीक बारीक रहते, तो लेंथ तो उसकी बहुत बड़ी है, पर एक डायमेंशन बहुत ही छोटा होगा, तो उसी को हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड दी नैनो मटेरियल। क्या मैं नैनो मटेरियल हूं, नहीं, पर हमारे हेयर, हमारे तो क्या नहीं, पर लड़कियों के बोल सकते हो, लड़के हमारा तो क्या, लड़कों के छोटे रहते, लड़कियों का हेयर की लेंथ क्या होती है, बहुत ही बड़ी होगी, थिकनेस तो उसकी क्या होती है, निग्लिजिबल ही होते, तो वो भी क्या हो सकते हैं तुम्हारे, इट कैन बी अ नैनो मटेरियल। समझ आया ना, नैनो मटेरियल, ठीक है। नैनो मटेरियल हैविंग ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट विद एटलीस्ट 1 डायमेंशन नैनोमीटर में होना चाहिए। नैनो मटेरियल आर लार्जेस्ट देन सिंगल एटम्स बट स्मॉलर देन द बैक्टीरिया एंड सेल्स। अभी जो देखो क्या होता है, नैनो मटेरियल आर क्या, लार्जर देन सिंगल एटम, ये सिंगल एटम से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, यानी नैनो मटेरियल क्या होते हैं, सिंगल एटम से बड़े होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, लेस स्मॉलर देन क्या होता है, बैक्टीरिया एंड सेल से, बैक्टीरिया और सेल से क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं। कौन, यानी कि सिंगल एटम से बड़े और बैक्टीरिया और वायरस से क्या होंगे, छोटे होंगे, दैट इज व्हाट, नैनो मटेरियल। नैनो मटेरियल किनको बोलते हैं, जब एक डायमेंशन किसी एलिमेंट का बहुत ही छोटा हो जाए, ठीक है। ओके, मान लो अगर वायर है यहां से देखिए अपने दूसरी ब्रांच तक, है ना, और उसकी थिकनेस 1 mm या बहुत ही कम है, तो उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट एज नैनो मटेरियल, ठीक है। समझ गए, सारे के सारे पॉइंट क्लियर है, ठीक है, कोई दुख दर्द कुछ नहीं है। चलो आगे बढ़ते,
चलो नेक्स्ट देखो अब आगे यहां पे। अब उसके बाद यहां से भाई देखो, अब यहां से देखो, अब ये कौन कौन से होते देखो, अभी जो देखो ना बहुत सारे देखो, देखो नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल में भी लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ये भी क्या हो सकता है ऑर्गेनिक, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फिर क्या डीएनए हो गया, और क्या हो गया बहुत सारे और हो सकते विटामिन वगैरह, ठीक है। ये सारे के सारे आपके क्या हो सकते हैं नैनो पार्टिकल्स हो सकते। अब जरा ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट लास्ट वाला देखो, और ये कहां पे यूज कर सकते हैं देखो, ये और सेमीकंडक्टर पार्टिकल में भी इनका यूज हो सकता है, किनका नैनो मटेरियल का, किसमें सेमीकंडक्टर में, ठीक है। सेमीकंडक्टर में इनको यूज कर सकते। अब व्हाट देखो एक क्वेश्चन आएगा या 2 या 3 मार्क का, व्हाट आर 0, 1 and 2 डायमेंशनल नैनो स्केल सिस्टम। अब 1 डायमेंशनल क्या है, 2 डायमेंशनल क्या है, 3 डायमेंशनल क्या है, तो 1 by 1 हम देखते देखो। अब जरा ध्यान देखो क्या देखो, 0 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज द वन विच ऑल 3 डायमेंशन आर इन नैनो स्केल। जब तीनों के तीनों डायमेंशन क्या होंगे नैनो स्केल, यानी कि बहुत ही छोटे होंगे तीनों के तीनों डायमेंशन, उसको हम बोलेंगे क्या 0 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी कि मेजर ही नहीं कर सकते, बहुत ही छोटे है। तो अभी देखो यहाँ पे इसमें इसका एग्जांपल क्या है नैनो पार्टिकल्स, एग्जांपल क्या है इसका नैनो पार्टिकल्स। उसके बाद क्या है भाई देखो 1 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर इज द वन, 1 डायमेंशन किसको बोलते हैं इज द वन इन विच 2 डायमेंशन आर इन द नैनो स्केल। भाई ध्यान दो 1 डायमेंशन नैनो स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशन नैनो स्ट्रक्चर मतलब क्या वैसे नहीं, छोड़ के 1 छोड़ के कितने बच गए 2 डायमेंशन बच गए, तो 2 डायमेंशन किस में होंगे नैनो स्केल में होंगे, यानी कि 1 डायमेंशन बड़ा हो गया और 2 डायमेंशन क्या होंगे छोटे होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे दैट इज कॉल्ड व्हाट 1 डायमेंशन नैनो स्ट्रक्चर। इसको इसमें एग्जांपल क्या आएगा बोलो, यस एग्जांपल उसका नॉन नैनो वायर्स और क्या नैनो रॉड्स, याद रखो इसको। और उसके बाद क्या है भाई आपका देखो 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर इज द वन विच 1 डायमेंशन इज द नैनो स्केल। 2 डायमेंशन बोलो तो क्या बच गया 1 डायमेंशन, भाई डिफाइन उल्टी है, 2 डायमेंशनल नैनो स्ट्रक्चर मतलब क्या बचा 1 डायमेंशन, वो नैनो स्केल पे होगा करेक्ट, और उसी को हम क्या बोलते हैं दैट इज यानी कि 2 डायमेंशन बड़े होंगे 1 छोटा होगा, ठीक है, तभी वो तो 2 डायमेंशन नैनो, 2 डायमेंशन मतलब 2 बड़े और 1 छोटा, इधर तो 3 डायमेंशन बोलो तो तीनों के तीनों बड़े, समझ गए ऐसे। अब इसका एग्जांपल क्या भाई थिन फिल्म, इसका एग्जांपल याद रखना, ठीक है, समझे कि समझे, ये पूरे के पूरे मार्क कर लो ये वाले, ठीक है, करो मार्क, किधर क्या मार्क किया सब लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट अब आगे देखो, ये वाला सिर्फ एग्जांपल दिया तुम्हें, देखो यहाँ पे ऑल 3 डायमेंशन क्या है ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर, तो आपको दिए यहाँ पे सारे क्या है देखो क्वांटम डॉट्स हो गए, नैनो पार्टिकल्स हो गए, नैनो शेल्स हो गए, ठीक है। उसके बाद 2 डायमेंशन लेस देन क्या है क्या ग्रेटर देन, देखो अब ये क्या पे क्या 2 डायमेंशन के सिर्फ एग्जांपल क्या है नैनो ट्यूब हो गया, फाइबर हो गया, नैनो वायर्स हो गया। 1 डायमेंशन नैनोमीटर में क्या होता है भाई थिन फिल्म लेयर एंड कोटिंग, बस ये याद रखो, समझ गए ना, ये ये भी नहीं रहा तो चलेगा, कुछ इश्यू नहीं है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते, डेफिनेशन ऑफ क्या नैनो केमिस्ट्री, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इतना समझ गया सबको, हाँ या ना बोलो, यस एवरीबॉडी क्लियर है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़े, डेफिनेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री। तो अब भाई देखो ये नैनो केमिस्ट्री ससुरी क्या है जरा जान लेते इसके बारे में। तो भाई पहले इसकी डिफाइन इसको स्टार्ट कर लो, राइट ए नोट ऑन या राइट ए डेफिनेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री, आएगा ही आएगा, ठीक है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस। ये क्या होता है नैनो साइंस और केमिस्ट्री का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, यस इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री एंड नैनो साइंस। इट डील विद डिजाइनिंग एंड सिंथेसिस ऑफ द मटेरियल ऑफ नैनो स्केल विद डिफरेंट साइज एंड शेप। यानी कि नैनो केमिस्ट्री क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल को बनाना, उनको स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर बनाना, यानी कि केमिस्ट्री का और छोटे, यानी कि क्या है केमिस्ट्री तो है, ये केमिस्ट्री तो है प्लस क्या है नैनो साइंस, कॉम्बिनेशन ऑफ केमिस्ट्री और नैनो साइंस, दैट इज कॉल्ड दी नैनो केमिस्ट्री। इसमें क्या करते हैं छोटे छोटे पार्टिकल को हम क्या करते हैं डिजाइन करते हैं, सो दैट वो क्या करते हैं एक स्पेसिफिक शेप रहती है उनकी और वो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या करते हैं शो करते हैं। तो ये डिफाइन आपको समझ गए ना, डिफाइन क्या बोलनी चाह रही है, समझे कि नहीं, यानी क्या होता है समझ गए रहेगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ओके। लेकिन हम उनका स्ट्रक्चर कंपोजिशन और उनका जो आर्किटेक्चर होता है, जो स्ट्रक्चर होता है उसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन करना पड़ता है। देखो अब क्या करते हैं इस केस में ना जरा ध्यान देना, जब हम नैनो साइंस यूज कर रहे हैं, नैनो पार्टिकल यूज कर रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं देखो सरफेस एरिया इनका क्या, ओके ओके हाँ हाँ यस यस हाँ ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो चलो ऊपर ऊपर ऊपर, अब देखो यहाँ पे एक मिनट चलो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नैनो केमिस्ट्री की हम बात करें,
व्हाट इज नैनो केमिस्ट्री? देखो, डू यू नो? अब नैनो केमिस्ट्री में देखो भाई, ए लार्जली यूज, देखो ए वेरी हाईली यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ नैनो केमिस्ट्री इज इन अ मेडिसिन। जो सिंपल स्किन केयर जो प्रोडक्ट होते हैं ना, तो स्किन केयर प्रोडक्ट होते, देखो देखो जब सनशाइन लगाते ना अपन, वो सनशाइन वगैरह बाहर देते धूप में, हाँ वो सनशाइन जो सनस्क्रीन जो भी है कुछ तो लगाते, बहुत सारे लोग लगाते है ना, तो उसमें भी सब नैनो पार्टिकल रहते। कोई गोरा होने के लिए कुछ ना कुछ तो लगाते हैं, पर गोरा नहीं होता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये हो गया। तो जो स्किन केयर के जो प्रोडक्ट रहते हैं उसमें भी आपको क्या यूज करते हैं अपन? नैनो केमिस्ट्री यूज करते, ठीक है। जैसे देखो, दीज केमिकल्स प्रोटेक्ट द स्किन अगेंस्ट द हार्मफुल यूवी, ठीक है। और ये बहुत सारे, जैसे क्या है, जिंक ऑक्साइड हो गया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो गया, अगर आप ये स्किन के ऊपर अलाउ करोगे, अपने स्किन के ऊपर लगाओगे, तो ये यूवी रे से आपको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। अब आ सकते हैं एमसीक्यूज में, ZnO जिंक ऑक्साइड, और ये क्या है? टाइटेनियम, टाइटेनियम ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड है? सुपर ऑक्साइड, पैराऑक्साइड्स, या क्या है? नॉर्मल ऑक्साइड्स, दैट इज सुपर ऑक्साइड्स। पैराऑक्साइड में क्या होता है? Ti2 होता है, O2 होता है, Ti2 होता है, Ti2O होता है, तो क्या? नॉर्मल ऑक्साइड। ये आपका क्या है? इट इज अ सुपर ऑक्साइड। समझ गए? चलो अब बढ़ते आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर ऑफ दी नैनो पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर है भाई नैनो पार्टिकल? देखो क्या होता है। सबसे पहले देखो, डिफरेंट लॉ डोमिनेट ओवर दिस दैट वी एक्सपीरियंस इन आवर एवरीडे लाइफ। यानी कि इनके ऊपर जो लॉ वगैरह जो लगेंगे, जो एक्सपेरिमेंट लगेंगे, मतलब जैसे हम अलग अलग लॉ बोलते हैं, न्यूटन्स लॉ, अगेन वेरियस लॉ, जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ, केमिस्ट्री के जो अलग लॉ है, तो यहाँ पे थोड़ा अलग ही तरीके से ये क्या करते हैं? बिहेव करते हैं। तो इन पे थोड़ा अलग लॉ लगेंगे, ठीक है। ये बात करना चाह रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या करते भाई? कलर दिखाते। इट इज एन ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दैट इज अ डिफरेंट एट दी नैनो स्केल। अब नैनो स्केल पे क्या होता है? इनका कलर बेटर होता है, यानी कि ये कलर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिखाए भी आपको ABC, मस्त कलर दिखाएंगे। तो कलर इनका पहला, ये सबसे इंपॉर्टेंट इनका पहला कलर है। उसके बाद कलर के बाद देखो आपका क्या हो गया? नेक्स्ट सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं किसकी? सरफेस एरिया की। अब सरफेस एरिया क्या होता है इनका? मैंने बोला था पार्टिकल, देखो अगर मैंने एक बड़े पार्टिकल से छोटा पार्टिकल बनाया, ध्यान दो, ओके, एक पार्टिकल से बड़ा पार्टिकल है उससे छोटा बना दिया, तो क्या रहेगा? उनका वॉल्यूम विल रिमेन सेम। अरे वॉल्यूम इतना ही है, इतना ही है, इतना ही वॉल्यूम है, लेकिन मैंने इसको काट दिया बारीक बारीक, तो इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जैसे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो उनको रिएक्टिविटी वगैरह सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसलिए जो नैनो पार्टिकल होते हैं वो नॉर्मल पार्टिकल से थोड़ा क्या करते हैं? अलग बिहेव करते हैं, क्योंकि उनका साइज क्या हो गया? स्मॉल हो गया, छोटा हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या? वॉल्यूम रिमेन द सेम। क्यों? अगर आपने एक पत्थर लिया, मैंने एग्जांपल भी दिया था, वो एक मतलब 1 मीटर की उसका वॉल्यूम है, बाद में मैंने उसको मशीन में पीस दिया, पाउडर बना दिया, है तो 1 वॉल्यूम उसका उतना ही, लेकिन बाद में उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो देखो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? लार्जली क्या हो जाएगा? उनका इंक्रीज हो जाएगा। स्मॉल पार्टिकल रिएक्ट क्या करते हैं? बहुत ही फास्ट रिएक्ट करते हैं, क्योंकि उनका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, ओके, और रिएक्शन साइड फास्ट हो जाती है। देखो क्या होता है? स्मॉल पार्टिकल रिएक्ट मच फास्टर बिकॉज द मोर सरफेस एरिया प्रोवाइड मोर नंबर ऑफ द रिएक्शन साइड्स। अरे छोटे छोटे जो एरिया रहता है फटाफट रिएक्ट करते हैं। बड़े पत्थर में रिएक्शन नहीं होती थी, छोटे पार्टिकल के साथ ज्यादा रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि उसके सरफेस एरिया ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। समझ गए? यहाँ पे देखो ये भी दिखाए तुम्हें, देखो जैसे ये बड़ा है, इसको तोड़ दिया, फिर और छोटा कर दिया। देखो इतना बड़ा पत्थर था या कुछ मान लो, इसको और छोटा कर दिया, और छोटा कर दिया, है तो वही, पर इसकी जो प्रॉपर्टी होगी कंप्लीटली डिफरेंट होगी, और इसकी जो प्रॉपर्टी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। समझ रहे क्या? नहीं? अब देखो आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यहीं से है ना, अभी देखो, ठीक है ना। चलो इतना हो गया सर। अब अगला देखो भाई, कैटालिटिक एक्टिविटी। देखो नैनो पार्टिकल को हम कैटलिस्ट की तरह भी क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते, ठीक है। और नैनो पार्टिकल कैटलिस्ट कैन बी इजीली सेपरेट एंड कैन बी रिसाइकल। इनको हम इजीली एज ए कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं, इनको रिसाइकल भी हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये कहां पर देखो, टाइटेनियम क्या ऑक्साइड्स, जिंक ऑक्साइड्स आर यूज इन ए फोटो कैटलिस्ट भी। और अभी मैंने बोला था इसको क्या करते हैं? स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं, किसको क्या करने के लिए? यूवी रे से बचने के लिए, ठीक है। इतना समझ गया? अब तुम इंटरनेट माय फ्रेंड्स, यू कैन इंटरनेट इट, यू हैव इंटरनेट, ओके। थर्मल प्रॉपर्टी दैट इज मेल्टिंग पॉइंट और क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पे ना इसमें से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हम देख लेते हैं इनका, ठीक है। चलो
अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, सोडियम क्लस्टर ऑफ क्या 1000 एटम अपियर टू मेल्ट एट, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं 288 केल्विन पे, while the cluster of 1000 atoms, sorry 10,000 atoms melted at 303 Kelvin and bulk sodium melt at क्या होता है, यानी कि भाई सोडियम अगर देखो क्या कर दिया, अगर देखो जर्नल देखो, अगर नैनो पार्टिकल को अगर छोटे छोटे करते उसको क्या हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे 288 था, ठीक है 308 था, लेकिन बल्क सोडियम ने तो कितने पे गल रहा है 371 पे, यानी कि अगर नैनो पार्टिकल उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट उनका थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। क्या बात करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी की। देखो भाई अब मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, देखो देखो डायमीटर इन अ साइज रेंजेस, इनका जो डायमीटर किस रेंज में होता है 5 से 7 नैनोमीटर एंड कैन हैव ए हार्डनेस अप टू क्या होता है 500% ग्रेटर देन द बल्क मेटल, यानी कि इनकी क्या हो जाती है, जरा ध्यान दो, साइज तो छोटा हो जाता है पर हार्डनेस क्या होती है इनकी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, समझ गए। ओके, नेक्स्ट बात है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व टू चेंज एट दी नैनो स्केल। अब मे बी वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो सकते या नहीं भी हो सकते, लेकिन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं है पर वो नैनो स्केल पे क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की तरह क्या कर सकते हैं, बिहेव कर सकते। देखो फॉर एग्जाम्पल कार्बन नैनो ट्यूब कैन एक्ट एज ए कंडक्टर और सेमीकंडक्टर इन द बिहेवियर। जबकि कार्बन आपको पता है क्या है, कार्बन के जो अलॉय है दैट इज डायमंड, तो क्या है डायमंड तो एज ए वर्क करता है इंसुलेटर की तरह, लेकिन ग्रेफाइट क्या करता है कंडक्टर की तरह, क्योंकि ग्रेफाइट में क्या होता है भाई फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, लेकिन नैनो स्केल पे क्या कर सकते हैं, अगर इवन दो कोई मटेरियल अगर कंडक्टर नहीं होगा पर वो क्या कर सकता है नैनो स्केल पे बिहेव कर सकता है, किसकी तरह, कंडक्टर की तरह। ठीक है, समझ गए इतना। चलो अब आगे बढ़े, सिंथेसिस ऑफ दी नैनो मटेरियल्स। अब इनको कैसे सिंथेसिस कहते हैं, दो प्रोसेस है यहाँ पे, एक टॉप टू डाउन है और एक क्या भाई बोलो बॉटम टू अप है। दो प्रोसेस है किसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, टू मैन्युफैक्चर दी नैनो पार्टिकल। तो दो अप्रोच है, एक टॉप से टॉप डाउन। तो देखो देयर आर टू अप्रोच टू दी सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल, बॉटम अप एंड टॉप डाउन। यह फिगर आपको दिखा है अभी यहाँ पे देखो, अब टॉप से देखो इससे बल्क होता है, ऐसे तो छोटे छोटे बारीक कर दिए। अब उल्टा भी है, दो प्रोसेस है यहाँ पे, देखो किधर गया। ठीक है, जस्ट ध्यान दो यहाँ पे। इन बॉटम अप्रोच देखो सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल बाय कोलोइडल डिस्पर्शन से करते हैं। किससे करते हैं यहाँ पे, देखो इन द बॉटम अप्रोच मॉलिक्यूलर कंपोनेंट अरेंज देमसेल्फ इनटू द मोर कॉम्प्लेक्स, उनको मोर कॉम्प्लेक्स में से असेंबल करते हैं, एटम बाय एटम, मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल एंड क्लस्टर बाय क्लस्टर फ्रॉम द बॉटम, यानी कि उनको रीअरेंज करते हैं अपन एक कॉम्प्लेक्स मैनर में। ठीक है, सिंपल से। और इसके जिसको एग्जांपल दिया भाई सिंथेसिस ऑफ क्या नैनो पार्टिकल बाय कोलोइडल डिस्पर्शन। नेक्स्ट इन द टॉप डाउन अप्रोच नैनो पार्टिकल्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बल्क मटेरियल बाय ब्रेकिंग द मटेरियल। यहाँ पे क्या करते हैं जरा ध्यान दो, ये टॉप डाउन में क्या होता है जरा ध्यान दो, टॉप डाउन में क्या होता है जो बड़ा मटेरियल है उसको तोड़ डालते छोटे छोटे मटेरियल में, और ये जो बॉटम अप क्या रहता है उनमें हम मॉलिक्यूल को रीअरेंज करते, अरे भाई रीअरेंज वगैरह करते इन कॉम्प्लेक्स मैनर में, छोटे छोटे पार्टिकल क्या करते हैं रीअरेंज करते इन प्रॉपर शेप और प्रॉपर ओरिएंटेशन में, कॉम्प्लेक्स वे में। ठीक है, दो प्रोसेस हो गए, एक क्या है टॉप से डाउन और एक क्या है बॉटम से अप, दो प्रोसेस है। ठीक है यहाँ पे, ओके समझ गए। ठीक है, ये आपको समझ गया रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है भाई, यहाँ पे देखो दैट इज वेट केमिकल सिंथेसिस ऑफ दी नैनो। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे, एक देखो जेल बनता है, यहाँ पे जेल के बारे में एक बार क्वेश्चन आया है कि वेट केमिकल सिंथेसिस ऑफ दी नैनो मटेरियल्स। सो नैनो मटेरियल से कैसे हम वेट केमिकल बना सकते हैं ये इसमें बताया। तो सबसे पहले एक बनता है सो जेल प्रोसेस। सो जेल प्रोसेस से भी हम क्या करते हैं केमिकल बना सकते हैं, वेट केमिकल। देखो सोल्स आर डिस्पर्शन ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल, और ये क्या होता है सोल्स क्या होते हैं भाई, कोलोइडल बना तो सस्पेंड, कोलोइड समझते हैं छोटे छोटे पार्टिकल जो सस्पेंड कर सकते हैं उसको बोलते हैं, समझ गए। सो इतना देखो यहाँ पे, अगला देखो यहां से सोल जेल प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द इनऑर्गेनिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। और ये कैसे बनता है, इट इज बेस्ड ऑन, इसकी अप्रोच क्या होती है, इसके ऊपर बेस्ड होता है। सोल जेल प्रोसेस इज बेस्ड ऑन दी इनऑर्गेनिक पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के ऊपर एक्ट करते हैं। और यहां पे हम क्या करते हैं, इट इज जनरली कैरिड आउट एट द रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। ठीक है,
और इसमें हम क्या क्या करते हैं इस प्रोसेस में, जरा ध्यान देना। सोल जेल प्रोसेस में हाइड्रोलिसिस करते, उसके बाद क्या करते भाई, क्या करते, पॉली कंडेंसेशन करते। हाइड्रोलिसिस बोलो तो पानी ऐड करते, पॉली कंडेंसेशन बोलो तो क्या होता है, कंडेंस करते भाई, कंडेंस करते, ठंडा करते, फिर ड्राइंग करते, और फिर क्या करते, उसको तोड़ते। अगर कोई पूछे कि सोल जेल प्रोसेस कैसे होता है तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट वी डू दी हाइड्रोलिसिस, देन क्या करता है पॉली कंडेंसेशन। पॉली कंडेंसेशन पानी हटाते, मतलब पानी को, कंडेंसेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे वेपर बन जाता है ना, वो वेपर ऊपर टकराता है, पानी रिमूव होता है। उसके बाद क्या हो गया, उसको क्या करते हम हार्ड कर डालते, ड्राई कर देते, और फिर हार्ड होने के बाद उसको क्या करते, ब्रेक डाउन करते, दैट इज कॉल्ड दी थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, अब यहां पे देखो ये क्या क्या, देखो यहाँ पे सब यहाँ पे दिखा है, आप ये पिक्चर में देख सकते हो। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल जेल प्रोसेस बाय सिंथेसिस ऑफ द नैनो पार्टिकल। देखो छोटे छोटे पार्टिकल है, ध्यान दो, इसको बॉटल में भरा जो भी है सॉल्यूशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन कर दिया, उसके बाद जेल बन गया। उसके बाद उस जेल को क्या किया, ड्राई किया, वही तो बोला मैंने। अरे भाई क्या करे, पहले डिहाइड्रेशन किया पहले यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या किया, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, उसके बाद रैपिड ड्राइंग कर दिया, एग्रो जेल बन गया। एग्रो जेल यहाँ पे बन गया, ये जो से जेल बन गया, देखो ये क्या है, जेरो जेल। फिर जेरो जेल से क्या बन जाए, इसको थोड़ा क्या कर दो, डेंस क्रीमिक कर दो, उसको थोड़ा दबा दो, कंप्रेस कर दो। जैसे ये देखो, जरा ध्यान दो यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे ये क्या लिखा है, कैलसीन, कैलसीन पाउडर करो इसको। उसके बाद जरा ध्यान दो यहाँ पे सोल जेल है, उस पर स्पिनिंग करने का, स्पिनिंग के बाद देखो छोटे छोटे बनाए, और उसके बाद क्या थिन फिल्म कोटिंग भी बना सकता है इसका। यानी कि सोल जेल प्रोसेस क्या है, जरा ध्यान दो, कुछ इतना नहीं भी लिखा तो क्या करना है। सोल जेल प्रोसेस क्या होता है कि हम इसमें क्या करते, पहले बोलो हाइड्रोलिसिस करते, उसके बाद कंडेंसेशन बोलो तो पानी निकाल देते, पॉली कंडेंसेशन। उसके बाद क्या करते बोलो, या उसके बाद ड्राई करते, देखो कर रहे ना, ड्राई कर रहे, ड्राइंग, और ड्राई करने के बाद क्या करते, उसको तोड़ते। तो भाई टूट ही रहा है, इसको एक तरीके से इसको तोड़ रहे, कंप्रेस कर रहे। तो ये डायग्राम है इसकी, ठीक है, ये रिएक्शन कभी नहीं आया। अगर पूछा भी तो रिएक्शन इन्वॉल्व इन द सोल जेल प्रोसेस, ये देखो कोई मेटल है प्लस उसको वाटर में डाल दिया तो ये क्या बन गया, देखो हाइड्रोलिसिस हो गया, मेटल अल्को ऑक्साइड को ले लिया, फिर से ये बन गया, और फिर कंडेंसेशन किया, पर रिएक्शन कभी नहीं पूछी है, डोंट वरी। तो रिएक्शन के ऊपर अपन जाना नहीं। अब यहां पे देखो जरा क्या है, यहां पे देखो भाई, अभी देखो, अब ये सोल जेल प्रोसेस में क्या होता है, जरा ध्यान दो, सोल जेल प्रोसेस में जरा ध्यान दीजिए क्या था, यहां पे पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ये तो बता दे मैंने। और फिर क्या करते भाई इसमें, एजिंग ऑफ द जेल मींस ड्यूरिंग दैट पीरियड जेल ट्रांसफॉर्म इनटू द सॉलिड मास, यानी कि उसको टाइम पीरियड देते ताकि वो क्या बन जाए, अरे भाई सॉलिड बन जाए पहले, यहाँ पे बनने के बाद थोड़ा सॉलिड हो जाए। उसके बाद क्या करते, ड्राइंग द जेल, जेल को ड्राई करते। इन दिस स्टेप वाटर एंड द अदर वोलेटाइल लिक्विड्स आर रिमूव कर देते। किसमें, ड्राइंग में, सिर्फ दिया आपको जो प्रोसेस है बस उतना ही लिखने। और लास्ट में क्या, डिहाइड्रेशन, द मटेरियल इज हीटेड एट द टेम्परेचर अप टू 800 डिग्री सेल्सियस तक भी क्या करते अपन उसको हीट कर लेते, ठीक है, ताकि वो शेप साइज में थोड़ा स्ट्रेंथ उसकी आ जाए ऐसे। नेक्स्ट, अब यहां पे देखो, ये कुछ नहीं, यहां पे देखो फोटोग्राफ, एक्सरे, डिफ्रैक्टरोमीटर, देखो एक्सरे से, देखो एक्सरे भी किसके ऊपर बेस्ड है, नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर। अब यहां पे क्या देखो, एक टेबल दिखा है, देखो ये टेबल दिख रही है, यहां पे देखो नेम ऑफ द टेक्निक, इंस्ट्रूमेंट यूज और इंफॉर्मेशन। देखो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर किसके लिए यूज करते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर, इंफॉर्मेशन प्रिलिमिनरी कंफर्मेशन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द नैनो पार्टिकल के लिए, याद रखना एमसीक्यूज के लिए। एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं, शॉर्ट में XRD बोलते हैं। क्या करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर है ये, और पार्टिकल साइज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री इसको पता कर सकता है। उसके बाद क्या भाई देखो ध्यान दो, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको एमसीक्यूज भी पूछा फुल फॉर्म, दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप SEM किस लिए यूज होता है बोलो, इंफॉर्मेशन, स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ मटेरियल एंड दैट इज उसके बारे में देता है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो इसको बोलते हैं TEM, ट्रांसमिशन माइक्रोस्कोपी, तो क्या करता है, पार्टिकल साइज बताते हैं। और FTIR, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये क्या करते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, मतलब किस तरीके से कौन सी लाइट को एब्सॉर्ब वगैरह कर सकता है नैनो पार्टिकल, उसके बारे में और ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, समझ आया इतना, ओके। अब देखो नेक्स्ट, ये भाई डायग्राम दिया, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम देखो, यहाँ पे कैसे देखो ये सब लगाया इस पे, देखो डायग्राम आप देख सकते हैं एकदम मस्त, देखो। और उसके बाद जरा ध्यान दो, उसके बाद क्या है देखो, ये
स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखो ये वाला, ठीक है, स्कैन करके बता सकता पार्टी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे नीचे देखो ये वाला क्या है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप TEM। देखो यहाँ पे डायग्राम वगैरह सब दिया होगा, ये कुछ आता नहीं फिर भी नाम रहना चाहिए याद, बस उसके टेबल इंपॉर्टेंट थी। और उसके बाद क्या, साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट टू दी नैनो टेक्नोलॉजी। तो बहुत सारे लोगों ने देखो यहाँ पे ये सब ये हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, हिस्ट्री नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है, करेक्ट। तो ये आप किसने किया, देखो सब देखो ये, ओके। यहाँ पे देखो वेस्टर्न करके था एक 1953 में उसने किया। उसके बाद क्या, रिचर्ड करके था, उसने कंट्रीब्यूशन किया। वॉन न्यूमान था जिसने किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया, सेंटर फॉर द रिस्पॉन्सिबल नैनो टेक्नोलॉजी बनाया। इसके बारे में बता के इसने नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव चालू किया, INR क्या 1999 में, ठीक है। उसके बाद सबका कंट्रीब्यूशन दिया पर नहीं आता है, ठीक है। दिस इज द हिस्ट्री पार्ट, नो नीड टू डू इट। देखो ठीक है, देखो नैनो मटेरियल हैव बीन प्रोड्यूस एंड यूज बाय ह्यूमन फॉर द हंड्रेड्स ऑफ ईयर। और हम बहुत समय से क्या करें, बहुत पुराने टाइम से नैनो पार्टिकल को यूज करते, मे भी हमें पता नहीं रहेगा तभी से हमें यूज करें। हाउएवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन मटेरियल एज नैनो स्ट्रक्चर्ड मटेरियल इज रिलेटिवली रिसेंट। यानी कि हमें समझ तो अभी अभी आया कि नैनो पार्टिकल बोलते, पर हम एक्चुअली इसको क्या बहुत पुराने समय से यूज करते आ रहे। किसको भाई, किसको यूज कर रहे, बोलो किसको, नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी को हम बहुत ही पुराने समय से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे डायग्राम देख लेने। ये देखो क्या भाई, ये रूबी रेड कलर, ओके। अब यहां पे देखो नेक्स्ट, देखो ये क्या होता है, एक देखो ब्यूटीफुल, देखो रूबी रेड कलर ऑफ सम एंशिएंट ग्लास पेंटिंग इज ड्यू टू द गोल्ड एंड सिल्वर नैनो पार्टिकल ट्रैप इन द ग्लास मैट्रिक्स। हाँ, ग्लास मैट्रिक्स प्रिंटर भी। तो ये देखो जो ये छोटी छोटी चीजें बनाए ना, एक्चुअली ये है क्या, नैनो पार्टिकल ही है। तो ये ग्लास मैट्रिक्स इसमें है। उसके बाद देखो पुराने समय में देखा, एंशिएंट एग्जांपल दे रहे, राजा महाराजा देखो वो, और वो देखो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे, और उसके ऊपर क्या करते थे भाई, बहुत तरीके की डिजाइन विजाइन रहती थी। तो पोट्री इज ड्यू टू द सर्टन स्फेरिकल मेटेलिक नैनो पार्टिकल। अरे वो करते ना, हाथ से बनाते वो डिजाइन वगैरह, वो इसकी वजह से, ठीक है। कार्बन ब्लैक इज एन, कार्बन ब्लैक बोलो तो, कार्बन ब्लैक समझते हो, लैम्प जलाते, लैम्प जलाते, लैम्प रहती जलती भाई, उसको शीशा लगाते उसके बाजू में, और उससे लालटेन जैसे ही है, उसके ऊपर डालो, उसको ऐसे हाथ घुमाओ, उसके अंदर ऐसे काला काला आता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, दैट इज कॉल्ड दी कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक इज ए नैनो स्ट्रक्चर मटेरियल ये। उसके बाद देखो क्या है, सिलिका कंपोनेंट ऑफ सिलिका रबर, ओके। जैसे सीलेंट एंड द एडेसिव इज आल्सो ए नैनो स्ट्रक्चर। दे कभी कभी हम एडेसिव वगैरह देखो चिपकाने के लिए लेता है, बहुत सारे घर में बारीक बारीक उसमें ये लेते हैं। देखो आपने कभी लीकेज होता है तो क्या लगाता हूँ, जेके वॉल पुट्टी पुट्टी लगाते हैं, वो भी देखो, वो भी सब इसमें है, ठीक है। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट अगले देखो अपने, इसके बाद ये वाला हो गया, इस साइड का एप्लीकेशन भाई। आप देखो ये वाला हो गया ना, इसके और नीचे तो नहीं ना, बस इधर देखो आप। अब देखो नेक्स्ट आगे देखो, नेक्स्ट क्या भाई आपका, जरा ध्यान दीजिए, एप्लीकेशन ऑफ दी नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल की एप्लीकेशन कहां पे यूज कर सकते हो भाई, क्यों हम नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ फायदा होगा तभी तो काम कर रहे, अगर फायदा नहीं रहेगा तो क्यों काम कर रहे हैं हम, है ना। तो देखो कहां पे यूज कर, देयर यूनिक फिजिकल केमिकल ऑप्टिकल स्ट्रक्चरल कैटालिटिक प्रॉपर्टी एंड सो ऑन। और इनकी क्या होती है, बहुत ही यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, ऑप्टिकल पे तो लाइट के ऊपर एक काम कर सकते हैं, ओके। और कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यूज होता है ना यहाँ पे क्या होता है, ये बोलो, यस, आई ग्लासेस में यूज कर सकते हैं, ओके, ठीक है। जैसे दे आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्या, स्क्रैच प्रूफ आई ग्लासेस, ट्रांसपोर्ट्स, सनस्क्रीन्स, क्रैक को रिपेयर करने के वगैरह पे ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहां पे यूज करते भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में काम क्या करते हैं, यूज करते, ठीक है। कहां पे, जैसे बोले देखो भाई, ये सब आपको एग्जांपल दिए यहां पे, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी आ सकते क्या है, देखो मैग्नेटो रेजिस्टिव रैंडम एक्सेस मेमोरी, MRAM याद रखना। नेक्स्ट, नैनो टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भाई कहां पे, वाटर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी में भी, पानी को प्यूरिफाई करने के लिए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, फिल्ट्रेशन में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगेन सेल्फ क्लीनिंग मटेरियल के लिए, सेल्फ क्लीन करने के लिए इनका यूज हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल जैसे देखो दी लोटस प्लांट, ठीक है, ये करता खुद से प्यूरिफाई, ओके। डिसएडवांटेज क्या भाई, ओके भाई देखो पहले नैनो पार्टिकल्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी एडवांटेजेस क्या है। अब जो चीज का कुछ एडवांटेज है तो उसका कोई क्या रहता है, कभी कभी
देखो जिस जिस चीज का एडवांटेज रहता है उसका डिसएडवांटेज भी रहता है। एडवांटेज क्या देखो यहाँ पे, सी एडवांटेज है इसका क्या क्या रिवॉल्यूशन इन द इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटिंग, यानी कि भाई रिवॉल्यूशन का मतलब एक क्रांति आई है भाई इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटिंग डिवाइस में। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वगैरह छोटे छोटे बन रहे ना आजकल, पहले कंप्यूटर ये घर से बड़ा होता था, इतना बड़ा बड़ा जितना अपना घर है उससे बड़ा, परम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। आज देखो फोन जेब में वो भी कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर है ना, तो ऐसा हो गया। तो भाई छोटे छोटे चीजें बना सकते हैं या छोटे कंप्यूटर बना सकते हैं, ये सिर्फ किससे वजह पॉसिबल है, नैनो टेक्नोलॉजी से। तो उसके बाद क्या भाई, सोलर पावर, मोर इकोनॉमिकल एनर्जी स्टोरेज। सोलर जो डिवाइस है इसमें भी हम नैनो पार्टिकल यूज करते हैं, पर धीरे धीरे अगर इसके ऊपर ज्यादा काम होगा तो जो सोलर पैनल बनते हैं ना, अब जो सोलर पैनल थोड़ा महंगे आते हैं, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो जर्मेनियम सिलिकॉन के जो बने होते हैं ना, अरे वो प्लेट बनी होती है बाहर, तो उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी यूज होती है। उसके बाद क्या, स्मार्ट ड्रग हेल्प क्योर फास्टर एंड विदाउट साइड इफेक्ट। ओके, अगर क्या इससे ड्रग हम बना सकते हैं, ड्रग का मतलब नशेड़ी नहीं, यहाँ पे नशेड़ी वशेड़ी, ड्रग का मतलब दवा ववा मेडिसिन बना सकते हैं इससे, जिसके कम से कम क्या रहेंगे बॉडी में साइड इफेक्ट रहेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे। अब भाई एडवांटेज है तो उसका डिसएडवांटेज तो होंगे ही, तो कुछ डिसएडवांटेज भी है यहाँ पे। क्या करते हैं, सबसे पहले देखो जो नहीं होना चाहिए, हमने ग्रीन केमिस्ट्री का हमारा कॉन्सेप्ट था भाई कि पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो क्या इंक्रीज दी पोल्यूशन विच इंक्लूड एयर पोल्यूशन। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे पार्टिकल वगैरह छोटे छोटे रहते हैं तो हवा में उड़ भी सकते हैं, ओके दिखेंगे भी नहीं, हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी नैनो पोल्यूशन। तो छोटे छोटे पार्टिकल, द पोल्यूशन कॉज्ड बाय नैनो टेक्नोलॉजी इज नोन एज दी नैनो पोल्यूशंस। ठीक है, और ये बहुत ही डेंजरस होता है जो जिंदा लोग हैं, अगर जो हम लोग हैं ह्यूमन बींग। ठीक है, देखो इससे क्या होता है, लंग डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, अब खत्म डैमेज तो क्या, फिर उसके बाद राम नाम सत्य है। ठीक है, चलो उसके बाद, और ये क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी, मतलब रेस्पिरेटरी को समझते हैं, हृदय संबंधी बीमारियां इससे हो सकती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक जो देखो अपना लंग डिजीज, इस पे ज्यादा से ज्यादा हम इन्फेक्ट हो सकते हैं लंग डिजीज से, अगर हम ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे बहुत ज्यादा नैनो पार्टिकल के ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, और क्या भाई, देखो क्या, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नैनो पार्टिकल्स दैट आर रिलेवेंट फॉर हेल्थ इफेक्ट आर, एक मिनट जस्ट सेकेंड है। सो स्टूडेंट फाइनली अपना ये टॉपिक भी खत्म हो गया है। ठीक है, सो यहाँ पे जो भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो सतीश साइंस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप इसको देख सकते हैं, या जो अपना पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो फाइनली अपना ऑलमोस्ट केमिस्ट्री का सिलेबस भी हो गया है। ठीक है, सो मिलेंगे कभी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।